तुम्हारा अपना क्या ख्याल है, क्योंकि ये सारा कारनामा तुमने ही सर अंजाम दिया है, इसलिए तुम होती सारी प्लानिंग बताओ। कर्नल मोहनदास ने कहा, मैं भी तुमसे यही कहना चाहती थी कि तुम बराह रास्त इस मुहिम में मुदाखलत ना करो और उसे मुझ पर छोड़ दो। बस अपने ग्रुप के 10 आदमी ऐसे मुझे दे दो जो काम करने वाले हों, फिर देखो कि मैं उन्हें किस तरह पकड़ती हूँ। मोनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है कि मैं यहीं बैठा रहूँ? ये कैसे मुमकिन है? प्लानिंग तुम बताओ। लेकिन बहरहाल मैं साथ रहूंगा, ये इंतहाई अहम मामला है। कर्नल मोहन ने कहा, देखो डियर मोहन, इमरान बेहद काया आदमी है, वो इस आसानी से इस ट्रैप में आकर ना फंसेगा जैसा हम महसूस कर रहे हैं। तुमने उसके साथी की गुफ्तगू सुनी थी, वो फौरन ही चौंक उठा था और उसने इमरान से ट्रैप की बात की थी, इसलिए वो बेहद मुहतात होंगे और 1000 आंखें रखकर वो आगे बढ़ेंगे। इसलिए अगर उन्हें एक भी शनासा चेहरा नजर आ गया या कहीं भी ऐसी कोई शनासा आवाज की भनक उनके कानों में पड़ गई तो उल्टा वो हमारे खिलाफ ऐसा ट्रैप बना देगा कि हम उसके हाथों में फड़फड़ा रहे होंगे। इसलिए तुम यहाँ बिल्कुल इसी तरह काम करते रहो जिस तरह कर रहे हो। मैं उसके खिलाफ ट्रैप बनाऊंगी, जब वो लोग गिरफ्तार हो जाएंगे फिर तुम्हें कॉल कर लिया जाएगा। इसके बाद तुम उन्हें अपने हाथों से गोलियों से उड़ा देना। मोनिका ने तफसील से बात करते हुए कहा, ठीक है जैसे तुम कहो, मैंने सारे मामले की बागडोर तुम्हारे हाथ में दे दी है, लेकिन मुझे बताओ तो सही कि तुम क्या प्लानिंग बताओगी। कर्नल मोहन ने कहा, मैं बिल्कुल सादगी से काम करूंगी। इस क्रैक में किसी भी जगह मैं बेहोश कर देने वाली इंतहाई ज़ोर असर गैस फायर करने वाली मशीन नस्ब कर दूंगी और इस तरह ये खौफनाक लोग फौरन बेहोश हो जाएंगे। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके तुम्हारे सामने पेश कर दिया जाएगा। मोनिका ने कहा, क्या तुम इस क्रैक के अंदर इनका इंतजार करोगी? कर्नल मोहन ने कहा, अरे नहीं, हमारी वहाँ मौजूदगी से क्रैक की गुटन आलूद फिजा में तब्दील आ जाएगी और इमरान की छठी हिस्सों से चेक कर लेगी। तंग मोड़ के बाद मैं से मशीन को क्रैक की छत के किसी रहने के अंदर नस्ब कर दूंगी और उसका सिस्टम नीचे जमीन में छुपा दूंगी। अचानक मोड़ काटते हुए वो उसे चेक ना कर सकेंगे और जैसे ही उनके पैर इस मखसूस हिस्से पर पड़ेंगे गैस फायर हो जाएगी। इसके असरात इस टांग से क्रैक के अंदर इंतहाई तेज रफ्तारी से फैल जाएंगे और मिशन मुकम्मल हो जाएगा। मोनिका ने कहा, ओह वेरी गुड, तुम वाकई इंतहाई ज़हीन हो मोनिका। बहरहाल तुमने उन्हें जिंदा पकड़ना है, माना नहीं है, क्योंकि मैं अब उन्हें अच्छी तरह चेक करूंगा, फिर उनकी गिरफ्तारी का ऐलान करूंगा ताकि मुझे दोबारा शर्मिंदगी ना उठाना पड़े। कर्नल मोहन ने जवाब देते हुए कहा, ओ तुम्हारी बात से मेरे जहन में एक और ख्याल आ गया है। मोनिका ने चौंकते हुए कहा, कैसा ख्याल? कर्नल मोहन ने चौंक कर पूछा, इमरान कहीं पहले गैर मुतल्लका अफराद को अपने मेकअप में इस क्रैक को चेक करने ना भेजते? ओह वो ऐसा भी कर सकता है, मोनिका ने कतरे परेशान से लहजे में कहा। ओ वाकई ऐसा भी हो सकता है। फिर कर्नल मोहन ने परेशान होते हुए कहा, अब मुझे कुछ और सोचना होगा। मोनिका ने कहा और इसके साथ ही उसने आंखें बंद कर ली। ऐसा करो कि इस क्रैक के दहाने पर मैग्नम स्टार नस्ब करा दो और साथ ही इस बेहोश कर देने वाली गैस को ऑटोमेटिक करने के बजाय वायरलेस चार्जर के साथ मुंसलिक कर दो। इसके बाद वहां से हटकर मैग्नम स्टार पर उन्हें चेक करती रहो। अगर असल आदमी अंदर जाए तो बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर देना, वरना नहीं। कर्नल मोहन ने कहा, गुड तजवीज़ तो अच्छी है, लेकिन मसला ये है कि मैग्नम स्टार के लिए तेज़ रोशनी चाहिए और क्रैक के अंदर इस कदर तेज़ रोशनी नहीं हो सकती। अगर रोशनी की जाए तो वो लोग फ़ौरन सारी बात समझ जाएंगे। मोनिका ने कहा, मैं काफिरिस्तान से फौरी तौर पर औजार अल्टर मैग्नम स्टार मंगवा लेता हूँ, उसके लिए तेज़ रोशनी की ज़रूरत नहीं होती। कर्नल मोहन ने कहा तो मोनिका बेइख्तियार उछल पड़ी। ओ वेरी गुड डियर मोहन में हम सर खपाती रही। तुमने आखिरकार खुद अपनी जहानत से सारा मसला हल कर दिया। वाह, इसे कहते हैं सो सुनार की एक लोहार की। मोनिका ने कहा और कर्नल मोहन बेइख्तियार किलकिलाकर हंस पड़ा। जशेरा गांव एक आम सा पहाड़ी गांव था। जीप में इमरान और उसके साथी आम लिबास में मौजूद थे। इमरान और उसके साथियों ने यहाँ आने से पहले सरदार मोहन सिंह के गड्ढे पर जाकर फौजी यूनिफॉर्म्स उतार दी थी और अब वो आम से मुकामी लिबास में थे। ड्राइविंग सीट पर धीरज सिंह था, जबकि इमरान उसके साथ बैठा हुआ था। वो सब मुसलसल सफर करने की वजह से हाथ से थके हुए दिखाई दे रहे थे। खास तौर पर धीरज सिंह मुसलसल ड्राइविंग की वजह से इन सबसे ज्यादा थका हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन मजबूत जिस्म के साथ साथ वो मजबूत कुव्वत इरादी का हामिल नौजवान था। इसलिए थकावट के बावजूद उसे कोई गलती ना हुई थी। तुम वाकई एक मजबूत नौजवान हो और मुझे खुशी है कि शेर सिंह को तुम जैसे बाहिम्मत नौजवान की मदद हासिल है। इमरान ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, जनाब आपके मुतालिक चीफ सरदार ने जो कुछ कहा है उसे सुनने के बाद तो आपके साथ एक लम्हा गुजारना भी हम जैसे लोगों के लिए काबिल फ़ख्र है। और ये हकीकत है कि मैंने आपके साथ रहकर बहुत कुछ सीखा है। मुझे तो यूँ लगता है जैसे मैं अपनी उम्र से कम अज़ कम 20 साल बड़ा हो गया हूँ। धीरज सिंह ने जवाब दिया और इमरान पे इख्तियार हंस पड़ा। बस फिर तुम भी गए काम से, बाकी सारी उम्र तुम भी बेबस अकल के गर्दाब में फंसे रह जाओगे, इमरान ने हंसते हुए कहा और धीरज सिंह बेइख्तियार हंस दिया। वो इमरान की बात का मतलब समझ गया था कि इंसान ज़्यादा अक्लमंद होकर चूँकि आम सतह के लोगों से ज़हनी तौर पर बुलंद हो जाता है, इसलिए वो आम दुनियावी दिलचस्पियों से भी लुत्फानंदोज होने से हाथ धो बैठता है। गांव में दाखिल होकर धीरज सिंह जीप को एक तरफ बनी हुई बड़ी सी हवेली के करीब ले गया। हवेली का बड़ा फाटक बंद था। हवेली का तर्ज तामीर हालिस्तान देहाती था। धीरज सिंह ने जीप रोकी और फिर नीचे उतरकर वो थके थके अंदाज में चलता हुआ फाटक की तरफ बढ़ने लगा। अभी वो फाटक तक ना पहुंचा था कि फाटक खुला और एक सिख नौजवान बाहर आ गया। धीरज सिंह उससे कुछ देर बातें करता रहा, फिर वापस जीप की तरफ मुड़ गया। ये सूरज सिंह की हवेली है, यहाँ का बड़ा आदमी है, इसका बेटा मेरा दोस्त है। मैंने उसे बताया है कि मेरे साथ मेहमान हैं जो यहाँ पहाड़ी लोमड़ियों का शिकार खेलने आए हैं। मैं पहले भी कई बार यहाँ आ चुका हूँ, इसलिए उसे शक ना पड़ेगा। धीरज सिंह ने दोबारा ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद फाटक खुल गया और धीरज सिंह जीप को मोड़कर खुले फाटक के अंदर ले गया। हवेली का सहन काफी बड़ा था। एक तरफ एक इतार की सूरत में 4-5 कमरे बने हुए थे जिनके आगे एक तंग सा बरामदा था। धीरज सिंह ने जीप बरामदे के सामने लाकर खड़ी कर दी। आइए, धीरज सिंह ने कहा और जीप से नीचे उतर आया। इमरान और उसके साथी भी नीचे उतर आए। थोड़ी देर बाद वो सब एक बड़े कमरे में बैठे हुए थे।
धीरज सिंह का दोस्त सूर्य सिंह का बेटा दलीप सिंह था, जो इसकी तरह का नौजवान था। कमरे में हर तरफ बंदूकें दीवारों के साथ लटकी हुई नजर आ रही थी। धीरज सिंह उन्हें यहाँ बिठाकर दलीप सिंह के साथ बाहर चला गया था। इमरान साहब, इस क्रैक में रात के वक्त घुसना ज्यादा बेहतर रहेगा। अचानक सफदर ने कहा तो इमरान ने होंठों पर उंगली रखकर उसे मजीद बोलने से रोक दिया। फिलहाल तो बहुत थक गया हूँ, इसलिए अभी तो आराम करूंगा, शिकार का प्रोग्राम फिर बनाएंगे, इमरान ने कदर ऊंची आवाज में कहा। फिर उसका फिक्र खत्म ही हुआ था कि धीरज सिंह अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट मौजूद थी। आइए जनाब, आपके लिए बड़े कमरे में बिस्तरों का इंतजाम हो गया है, कुछ देर आराम कर लें। दलीप सिंह बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, मैंने उसे बता दिया है कि आप मुसलमान हैं, इसलिए वो गांव से मुसलमान बावर्ची को बुलाने गया हुआ है ताकि आपके लिए खाना तैयार करा सके। धीरज सिंह ने कहा। और तुम्हारे दोस्त को तकलीफ होगी, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। दोस्ती नाम है इसी का है कि दोस्त की खातिर तकलीफ उठाई जाए, धीरज सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। और इमरान भी मुस्कुरा दिया। एक बड़े कमरे में वाकई उनके लिए बिस्तर लगा दिए गए थे। चूंकि वो बेहद थके हुए थे, इसलिए बिस्तरों पर लेटते ही वो गहरी नींद सो गए। फिर धीरज सिंह ने आकर उन्हें नींद से बेदार किया। वो खुद किसी दूसरे कमरे में सोया हुआ था, क्योंकि वो अब हासा ताज़ा दम और फ्रेश दिखाई दे रहा था। साथ वाले कमरे में खाने का सामान मौजूद है, आप लोग नहा लें ताकि पूरी तरह फ्रेश हो जाएं। धीरज सिंह ने एक साइड पर बने हुए एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। और फिर नहाने से उसकी सारी कसलमंदी गायब होगी। अब वो पूरी तरह चाको-चौबंद हो गए थे। खाना भी हासा लजीज था। आप साहिबान कब शिकार खेलना पसंद करेंगे? दलीप सिंह ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। जब शिकार होने पर रजामंद हो जाए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और धीरज सिंह और दलीप सिंह दोनों ही बेइख्तियार हंस पड़े। असल में यहाँ से कुछ आगे पहाड़ियों पर फौज का कब्जा है और असल शिकार तो वहीं मिलता है, मगर उन्होंने तमाम रास्ते बंद कर रखे हैं। न जाने इन पहाड़ियों में से कौन से हीरे जवाहरात निकल आए हैं कि काफिरिस्तान की आधी से ज्यादा फौज तो इन पहाड़ियों पर आ पहुंची है। इसलिए अब असल शिकार का तो मौजूद नहीं है, बस वैसे ही इधर उधर घूमना पड़ेगा। कोई एक लोमड़ी भी मिल जाए तो अगर नीमत समझेगा। दलीप सिंह ने मासरत भरे लहजे में कहा। तुम फिक्र न करो दलीप सिंह, हम शिकार तो फिर कभी आकर खेल लेंगे, हमारे लिए इस खूबसूरत इलाके की सैर ही काफी है, इमरान ने जवाब दिया। तो दलीप सिंह का सुता हुआ चेहरा बेइख्तियार खिल उठा और इमरान समझ गया कि वो अब तक इसीलिए परेशान था कि उसके दोस्त की मेहमानों को जब शिकार ना मिलेगा तो जाहिर है दलीप सिंह की ही बेइज्जती होगी। लेकिन इमरान की बात ने उसके जहन पर मौजूद परेशानी दूर कर दी थी, इसलिए अब उसके चेहरे पर इत्मीनान उभर आया था। और जब से धीरज सिंह आपको लेकर आया है, मुझे यही फिक्र खाई जा रही थी कि फौज की मौजूदगी में आपको शिकार कैसे खिलाया जाए। आपको मना करने से दोस्त की बेइज्जती होती है, दलीप सिंह ने कहा। और इमरान इन लोगों के हलूस और मेहमान नवाजी पर बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। मुझे धीरज सिंह ने बताया है कि यहाँ कोई ऐसा कुदरती क्रैक है जो बहुत तवील है, मुझे ऐसे कुदरती क्रैक देखने का बेहद शौक है, इमरान ने कहा। तो दलीप सिंह चौंक पड़ा। और जी हाँ, एक क्रैक है तो सही, लेकिन अब फौज उसके अंदर ना जाने देगी, दलीप सिंह ने कहा। क्या फौज ने उस पर कब्जा कर रखा है? इमरान ने पूछा। मालूम नहीं जनाब, हम दरअसल इधर जाते ही नहीं, वैसे शायद फौज यहाँ से काफी दूर है, इसलिए क्रैक पर उनका कब्जा ना होगा, लेकिन क्रैक पे पहाड़ी लोमड़ियां नहीं मिलती, दलीप सिंह ने जवाब देते हुए कहा। और इमरान ने भी इस बात में सर हिला दिया। खाना खाने के बाद इमरान धीरज सिंह और अपने साथियों समेत वापस इस बड़े कमरे में आ गया। दलीप सिंह अब उनके साथ नहीं था। अब क्या प्रोग्राम है इमरान साहब? आप शायद जानबूझकर वक्त गुजार रहे हैं, क्या रात को वहां जाने का इरादा है? सफदर ने कहा। धीरज सिंह, क्या यहाँ हमारे कदोकामत के आदमी मिल जाएंगे, ऐसे आदमी जिन पर मैं अपना और अपने साथियों का मेकअप कर सकूं और एक बार फिर वो इस क्रैक से गुजर कर उसे चेक कर आए? इमरान ने धीरज सिंह से मुखातिब होकर कहा। क्यों, क्या आपको किसी ट्रैपिंग का शक है? सफदर ने हैरान होकर कहा। हो सकता है ऐसा हो, हमें मुहतात रहना चाहिए, क्योंकि अगर वाकई ट्रैपिंग वगैरह होगी तो हम क्रैक के अंदर बेबस चूहों की तरह मारे जा सकते हैं, इमरान ने कहा। और सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। यहाँ से आदमी लेने का मतलब होगा कि दलीप सिंह को सारी बात बताई जाए, और दलीप सिंह और इसका वालिद सूरज सिंह दोनों हुकूमत के पर्दावर लोग हैं, इसलिए सूरत हाल हमारे खिलाफ भी हो सकती है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अकेला वहाँ जाकर चेक करके आता हूँ। मुझे तो वहाँ कोई भी नहीं जानता, और अगर मुझे चेक भी किया गया तो दलीप सिंह मुझे आसानी से छुड़वा सकता है, धीरज सिंह ने कहा। लेकिन तुम्हारे जाने से बात नहीं बन सकती, फिर तुम्हारा कदोकामत हम में से किसी से नहीं मिलता, इसलिए अगर वाकई ट्रैपिंग हुई तो वो लोग खामोश रहेंगे, इसलिए चेकिंग ना हो सकेगी, इमरान ने कहा। फिर आप जैसे हुक्म दे, धीरज सिंह ने होंठ बेचते हुए कहा। हम हक उलझन पालने की जरूरत नहीं है, चलो वहाँ अगर ट्रैप भी होगा तो देखा जाएगा, तनवीर ने अचानक गुस्सैले लहजे में कहा। ओके ठीक है, चलो, तनवीर दुरुस्त कह रहा है, इमरान ने कहा। और उठ खड़ा हुआ। तनवीर इस तरह हैरत भरे अंदाज में इमरान को देखने लगा जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ना रहा हो कि इमरान ने इतनी आसानी से उसकी बात मान ली है, और इमरान मुस्कुरा दिया। मैं आपके साथ चलूं, धीरज सिंह ने कहा। नहीं, तुमने अब तक हमारे लिए जो कुछ किया है वही बहुत है, आगे मौत की जंग है और मैं तुम्हें अब मजीद किसी आजमाइश में नहीं डालना चाहता, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। और धीरज सिंह खामोश हो गया। अच्छा, इस क्रैक तक मैं आपको छोड़ाता हूँ, धीरज सिंह ने कहा। फिर वो सब इस कमरे से बाहर आ गए। हवेली से बाहर निकलकर वो सब इस तरह चलते हुए आगे बढ़ते चले गए जैसे वहीं के रहने वाले हों, और वैसे ही इधर उधर घूमते फिर रहे हों। मशीन गनें उन्होंने बगलों के नीचे छुपा रखी थीं और कांधों पर चादरें डाली हुई थी, जिनकी वजह से मशीन गनें नजर ना आ सकती थी। इमरान के आंखें बड़े चौकाना अंदाज में इधर उधर का जायजा लेने में मसरूफ थी। उसके सारे साथी भी इसी तरह चौकाना थे, लेकिन हर तरफ खामोशी और सुकून था। हम लोग इधर उधर जा रहे थे और वो भी थोड़ा सा आगे जाने के बाद नजर आने बंद हो गए। फिर तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद वो क्रैक के दहाने तक पहुंच ही गए, लेकिन यहाँ भी दूर दूर तक कोई आदमी न था। इमरान ने एक बार फिर इधर उधर देखा, फिर एक लंबा सांस लेकर वो दहाने की तरफ बढ़ गया। अब तुम जाओ धीरज सिंह, अगर मुकद्दर ने साथ दिया तो फिर तुमसे मुलाकात होगी, इमरान ने धीरज सिंह से कहा। और धीरज सिंह उन्हें अलविदा कहकर वापस मुड़ गया। क्या बात है इमरान साहब, आप बेहद ज्यादा मुहतात दिखाई दे रहे हैं, इस कदर एहतियात तो आपने कभी पहले नहीं की, सफदर ने कहा। ना जाने क्यों मेरी छठी हिस्स मुसलसल सायरन बजा रही है, यूं लग रहा है जैसे हमारे लिए कहीं न कहीं कोई फंदा लगा हुआ है, इमरान ने कहा। ये सब तुम्हारा वहम है, यहाँ दूर दूर तक कोई आदमी नजर नहीं आ रहा और ना ही किसी को यहाँ हमारे आने का इल्म है।
तनवीर ने जवाब देते हुए कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। फिर वो सब क्रैक में दाखिल हो गए। क्रैक तंग सा था, इसीलिए वो आगे पीछे चलते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। क्रैक के अंदर खासा अंधेरा था, लेकिन इसके बावजूद कहीं कहीं से रोशनी के धब्बे दिखाई दे रहे थे। शायद पहाड़ी के रहनुओं में से रोशनी की किरणें यहाँ पहुंच रही थी, इसीलिए अंधेरे के बावजूद भी उन्हें बाहर हाल आसानी से नजर आ रहा था। वो सब हाथों में मशीन गन्ने पकड़े तेजी से आगे बढ़े चले जा रहे थे। इमरान जो क्रैक के आगाज में हंसा मुहतात था, अब काफी आगे जाने के बाद यकीनन इत्मीनान से चल रहा था। चलते चलते वो काफी आगे बढ़ थे कि अचानक जैसे कोई पटाखा सा छूटता है, इस तरह झट से पटाखा छूटने की आवाज सुनाई दी और इमरान और उसके साथी बदक कर एक तरफ हटे ही थे कि यकलहत उनके जहन तेज रफ्तार लटुओं की तरह घूमे और फिर वो सब इस तरह फर्श पर ढेर होते चले गए जैसे किसी ने उनके जिस्मों से अचानक ताकत सरब कर ली हो। इमरान का भी जहन इंतहाई तेज रफ्तारी से घुमा था, फिर उस पर दबीज तारीकी का पर्दा पड़ गया था। फिर तारीकी पर्दा आहिस्ता आहिस्ता सिरकता चला गया और इमरान के जहन में रोशनी फैलने लगी। इसके साथ उसके कानों में एक मर्दाना आवाज़ उभरी, बहुत खूब मानिका, बहुत खूब, तुमने आज ये मिशन मुकम्मल करके मुझे हमेशा के लिए जीत लिया है। अब मैं शागल रेखा का नंदाज वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत को बताऊंगा कि मिशन किस तरह मुकम्मल होते हैं। अब उन्हें मालूम होगा कि कर्नल मोहन में कितनी सलाहियतें हैं। अब मैं देखूंगा कि वो मुझे काफिरिस्तान का सबसे बड़ा आजाज कैसे नहीं देते। मर्दाना आवाज़ के लहजे में बेपनाह मुसरत मौजूद थी। इमरान पूरी तरह शऊर में न आने के बावजूद समझ गया था कि बोलने वाला कर्नल मोहन है, लेकिन मुझसे शादी का वादा याद रखना निस्वानी आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ इमरान के जहन में जैसे धमाका सा हुआ। हालांकि पहले उसने मानिका का नाम सुना हुआ था, लेकिन इस वक्त उसके जहन में ये बात नहीं आई थी कि ये वही मानिका है जिसकी ट्रांसमीटर कॉल उसने सुनी थी। लेकिन अब आवाज़ सुनने के बाद उसे मालूम हो गया था कि बोलने वाली वही मानिका है और इसके साथ ही वो सारे ट्रैप को समझ गया था। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है मानिका। अगर तुम्हारी जहानत मेरे काम ना आती तो मैं इतना बड़ा मिशन कहाँ मुकम्मल कर सकता था। इसलिए अब तो तुमसे शादी करना और भी ज़रूरी हो गया है ताकि मैं तुम्हारी इस बेपनाह जहानत को अब तो हमेशा के लिए अपने हक में महफूज कर लूँ। कर्नल मोहन ने हंसते हुए कहा और इसके साथ ही दोनों के कहकहे सुनाई दिए। अब इन्हें होश में लेकर आओ ताकि बाकी लोगों को इनकी गिरफ्तारी की इत्तला देने से पहले मैं इमरान से चंद बातें कर लूँ। बड़ी शोहरत सुन रखी है मैंने इसकी। ब्लैक फोर्स वाले तो कहते हैं कि कर्नल फरीदी भी इससे दबता था। कर्नल मोहन ने कहा मैंने इंजेक्शन लगा दी है, ये भी होश में आ जाएंगे। मानिका की आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ इमरान ने आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही उसने एक नज़र में माहौल का जायजा ले लिया। वो अपने साथियों समेत एक तहाने नुमा कमरे में मौजूद था। एक तरफ सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी, कमरे की तामीर बता रही थी कि उसे इंसानी हाथों ने तामीर किया है। इमरान के दोनों हाथ अकब में बंधे हुए थे और इसके साथ उसके जिस्म को दीवार के साथ एक जंजीर से बांध दिया गया था। जंजीर का एक सिरा उसके सर के ऊपर से आकर उसके जिस्म के गिर्द लिपट कर नीचे जा रहा था। उसके बाकी साथी भी इस अंदाज में बंधे हुए थे। तुम्हें होश आ गए इमरान, सामने कुर्सी पर बैठी हुई एक नौजवान और खूबसूरत औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके साथ वाली कुर्सी पर एक मर्द भी बैठा हुआ था। वो गर्दन मोड़कर उसके साथियों की तरफ देख रहा था। औरत की आवाज़ सुनकर उसने चौंक कर इमरान की तरफ देखा और उसकी आंखों में तेज चमक उभर आई, ऐसी फातहाना चमक जो शिकारी की आंखों में कोई बड़ा शिकार कर लेने के बाद उभरती है। और इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। इमरान कौन इमरान? इमरान ने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा, हालांकि वो देख रहा था कि उसके सब साथी असल चेहरों में थे। ओ तो तुम समझ रहे हो कि तुम अभी तक मेकअप में हो। अपने साथियों के चेहरों की तरफ देखो, क्या वो मेकअप में है? मानिका ने हंसते हुए कहा। इमरान बेचारे की तो लाश भी अब तक गल सड़ चुकी होगी। मेरा नाम तो आजम है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और इस बार कर्नल मोहन बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुम फिर वही चक्कर मुझे देना चाहते हो जिससे पहले तुमने अपना मुस्तकिल मेकअप किसी आदमी के चेहरे पर करके दिया था। बेफिक्र हो, मैंने पूरी तसल्ली कर ली है। अब तुम अपनी असल शक्ल में ही हो। वैसे तुमने देखा कि हमने तुम्हें किस आसानी से शिकार कर लिया है। ये सब कुछ कैप्टन मानिका की जहानत की वजह से हुआ है और अब जल्द ही ये मेरी बीवी बनने वाली है। वैसे तारुफ के लिए बता दूं, मेरा नाम कर्नल मोहन है और मैं कर्नल प्रीति की जगह ब्लैक फोर्स का सरबराह हूँ। कर्नल मोहन ने मुस्कुराते हुए बड़े फहरिया लहजे में इमरान से कहा। मुबारक हो मिस मानिका, तुमने वाकई अपने मतलब का शौहर तलाश कर लिया है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मानिका के साथ साथ कर्नल मोहन बेइख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो तुम? कर्नल मोहन के लहजे में गुस्से की बजाय हैरत थी। हर अक्लमंद खातून हमेशा अहमक शोहर ही पसंद करती है ताकि उसकी अक्लमंदी का रोब और दबदबा कायम रहे। और तुमने जिस तरह मानिका की अक्लमंदी और अपनी हमाकत का एतराफ़ किया है, इसकी वजह से ही तो मैंने मिस मानिका को मुबारकबाद दी है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये हमारा ज़ाती मामला है, तुम्हें इस बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, कर्नल मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। और इमरान समझ गया कि कर्नल मोहन ठंडे दिमाग का आदमी है। वो शागल की तरह मुश्तिल मजाज नहीं है और इमरान ऐसे आदमी को हमेशा खतरनाक गर्दानता था। इसके साथ उसकी उंगलियां तेजी से अपनी कलाइयों में मौजूद क्लिप हथकड़ी को टटोलने में मसरूफ थी। वाकई ज़ाती मामला है। कर्नल मोहन और जूतियां खाने वाला हमेशा यही कहता है कि ये उसका ज़ाती मामला है। अब ये ज़रूरी तो नहीं कि जूतियां वही हों जो जूतियां फरोख्त करने वाली दुकान से लाई जाती हैं। जूतियां अकल के थपेड़ों को भी कहते हैं। इमरान ने उसे अच्छी तरह समझाने के लिए जानबूझकर इश्तियाल दिलाने की बात करते हुए कहा। इसके साथ उसने हथकड़ी का क्लिप खोल लिया था। क्लिप खोलने से निकलने वाली हल्की सी आवाज़ उसकी बात में दब चुकी थी और अब उसकी कलाइयाँ आज़ाद हो चुकी थी। लेकिन जाहिर है सिर्फ कलाइयाँ आज़ाद होने से क्या होता था, इसके जिस्म के गिर्द मौजूद जंजीर अभी तक मौजूद थी। तुम कर्नल मोहन को बार बार गुस्सा दिलाने की कोशिश क्यों कर रही हो? इमरान से तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? कर्नल मोहन के बोलने से पहले मानिका ने मुंह बनाते हुए कहा, जबकि कर्नल मोहन के चेहरे पर इस पर गुस्से के तासुरात थे। मैं सिर्फ हमाकत की गहराई मापने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे कर्नल मोहन, अब हमारे बारे में तुम्हारे क्या इरादे हैं? क्या तुम हमें इस तरह हुकूमत के हवाले करोगे या फिर हमें लाशों में तब्दील करोगे और फिर पहले की तरह हमारी लाशें वज़ीर आज़म के सामने ले जाओगे? इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए पूछा। इसका फैसला मानिका करेगी। तुम्हें ट्रैप करने की सारी प्लानिंग मानिका ने की है, इसलिए आखिरी फैसला भी यही करेगी, कर्नल मोहन ने कहा। और इमरान बेइख्तियार हंस दिया।
गुड वाकई मिस मोनिका काबिल मुबारकबाद है कि उन्होंने सिम्फ निस्वा के ख्यालात के मुताबिक बेहतरीन शोहर का इंतखाब किया है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि सारी प्लानिंग तो हो गई, मोनिका की और वीर चक्कर हासिल करोगे तुम, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मोहन डियर, तुमने अपनी तमन्ना पूरी कर ली। इमरान से बातें करके अब मजीद वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। ये शख्स बार बार कोशिश कर रहा है कि हम दोनों आपस में लड़ पड़ें और वो इससे कोई फ़ायदा उठा ले। ये आदमी इस कदर आयार है कि मुझे मालूम है कि ये इस तरह फ़ायदा उठा लेगा कि हम इसका तसव्वुर तक ना होगा। इसलिए अब मजीद रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इन्हें गोलियों से उड़ा दो, मोनिका ने कुर्सी से उठते हुए तलह लहजे में कहा। जैसे तुम कहो मोनिका, करण मोहन ने कहा और इसके साथ ही उसने जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया। एक मिनट, हम मुकम्मल तौर पर बेबस है, इसलिए इस कदर खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें जिंदा बच निकलने की भी कोई खुशफहमी नहीं है और मौत तो बाहर हाल एक रोज़ानी ही है, इसलिए इस आदमी फरार नहीं हो सकता। लेकिन अच्छे हिला के तहत तुम गोली मारने से पहले हमारी एक ख्वाहिश पूरी कर दो, तो इससे तुम्हारे वीर चक्कर का कोई किनारा नहीं टूट जाएगा। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। कैसी ख्वाहिश? मोनिका और करण मोहन दोनों ने चौंक कर पूछा। फिक्र न करो, मैं रहाइश की ख्वाहिश नहीं करूंगा, सिर्फ इतना पूछूंगा कि जिस स्पेशल स्टोर के लिए हम अपनी जानें दे रहे हैं उसका मोहल्ले वकूफ क्या है। इमरान ने कहा। तुम्हें इस बात के जानने से क्या फ़ायदा मिलेगा? करण मोहन के लहजे में हैरत थी। इसे तुम ज़हनी तसल्ली कर लो, कुछ कह लो, बहरहाल आखिरी ख्वाहिश और मुझे यकीन है कि तुम चंद लम्हों पहले मरने वाले आदमी से झूठ ना बोलोगे। इमरान ने कहा। सच बात तो ये है कि मुझे स्टोर के बारे में मालूमात नहीं है, इसका इल्म सिर्फ कर्नल दास को है। ये सब कुछ उसी की ज़ेरे निगरानी हुआ है। कर्नल मोहन ने कहा। क्या तुम कर्नल दास से पूछकर नहीं बता सकते? इमरान ने कहा। सॉरी, मैं सरकारी सीक्रेट के सिलसिले में कोई मुदाखलत नहीं करना चाहता, कर्नल मोहन ने साफ जवाब देते हुए कहा। चलो इस तरह करो कि तुम मेरे सामने कर्नल दास को कॉल करके उससे पूछ लोगे क्या उसने वादी तन्नाब में कोई पुरस्कार नकलो हरकत देखी है। इमरान ने कहा। तो कर्नल मोहन और मोनिका दोनों चौंक पड़े। पुरस्कार नकलो हरकत? क्या मतलब? तुमने पहले की तरह फिर दो टीमें बनाई हैं? कर्नल मोहन ने हैरान होते हुए कहा। हमने अपना मिशन मुकम्मल करना है, चाहे उसे किसी भी अंदाज में करे। तो मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो और इसके बाद इत्मीनान से ट्रैकर दबा दो, मुझे कोई गिला ना होगा। इमरान ने कहा। क्या ख्याल है मोनिका? कर्नल मोहन ने तज़ब्ज़ब से पुर लहजे में मोनिका से पूछा। कर लो बात, हो सकता है कोई ऐसी सूरत हाल हो जिसे हमें बाद में पछताना पड़े। इस शख्स ने आखिरकार मेरे जहन में भी शक का बीज बो ही दिया है। मोनिका ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। तुम यहाँ ठहरो, मैं ऊपर से ट्रांसमीटर लेकर आऊँ, कर्नल मोहन ने कहा और तेजी से सीढ़ियों की तरफ मुड़ गया। इमरान इस दौरान गैर शऊरी तौर पर अपने जिस्म को बार बार आगे दबाव डालकर पीछे कर रहा था। वैसे बज़ाहिर यही महसूस हो रहा था जैसे बंदा होने की वजह से वो थक गया है और अपने जिस्म को हरकत देकर थकावट को कम करना चाहता है। लेकिन इमरान जानता था कि वो क्या कर रहा है। इमरान हथकड़ी खोल लेने के बाद मुसलसल एक अहम काम में लगा हुआ था। उसने खुली हथकड़ी के नीचे क्लिप को जंजीर के साथ लटकाकर बंद कर दिया था। इस तरह हथकड़ी नीचे भी ना गिरी थी और उसकी दोनों कलाइयां भी आसानी से हरकत कर रही थी, क्योंकि जंजीर इसके बाजू के गिर्द घूमकर पुश्त की तरफ से होकर आगे सीने पर और फिर पीछे पुश्त की तरफ जा रही थी, इसलिए वो सिर्फ बाजुओं के अगले हिस्सों को जरा सी हरकत दे सकता था। और उन्हें हरकत देकर ही इसको ये इंकशाफ हुआ कि जो जंजीर उसकी कलाइयों के ऊपर से घूमकर सीने की तरफ आ रही थी, वहाँ एक फौलादी कड़ा मौजूद था और इस कड़े को महसूस करते ही वो समझ गया कि दो जंजीरों को आपस में जोड़कर उसे बांधा गया है और ये कड़ा वो जोड़ था जिसे दूसरी जंजीर मुंसलिक थी। और अब ये इत्तेफाक है कि ये कड़ा उसकी कलाइयों से ज़रा सा ऊपर था, जहाँ तक उसकी उंगलियां ना जा सकती थी और शायद इस कड़े के इसके पुष्ट पर आ जाने की वजह से उसके हाथों को कब में क्लिप हथकड़े से बांधा गया था। अब इमरान अपने जिस्म को ज़रा आगे करके पीछे से लेकर रहा था कि जंजीर उसके जिस्म पर जिस अंदाज में बंधी हुई थी, इस अंदाज में ज़रा सा फ़र्क इस तरह पड़ सकता था कि वो अपनी जगह से खिसक सकती थी और चूंकि जंजीर थी इसीलिए लामहला जोर की वजह से उसने नीचे की तरफ ही खिसकना था। वो खिसक रही थी लेकिन अब इसकी उंगलियां इस कड़े तक ना पहुंची थी, इसलिए वो वक्त चाहता था और इस वक्त के हसूल के लिए उसने पहले तो वाकई इन दोनों के दरमियान गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की और जब ये उसकी स्कीम नाकाम हो गई तो उसने स्टोर की बात शुरू कर दी। लेकिन कर्नल मोहन ने जिस लहजे में बात की थी उसे स्टोर के मोहल्ले को का इल्म नहीं है, तो उसने पुरस्कार नकलो हरकत की बात करके ये कोशिश की थी कि कर्नल मोहन इसके सामने कर्नल दास से बात कर ले, ताकि अगर उनके दरमियान कोई स्पेशल कोड तयशुदा है तो वो उसे मालूम हो सके और इसके साथ साथ उसे वक्त भी मिल जाएगा। उसे मालूम था कैसे कड़ों में बटन लगे हुए होते हैं और एक बार उसकी उंगलियां इस बटन तक पहुंच जाए तो वो फौरन इन जंजीरों से आज़ाद हो सकता था, इसलिए वो मुसलसल आगे पीछे होकर इस अहम काम में मसरूफ था। तुम इस तरह फजूल अपने जिस्म को तका रहे हो इमरान, ये इंतहाई मजबूत जंजीर है, तुम सिर्फ अपने जिस्म के दबाव से ना इसे तोड़ सकते हो ना ही दीवार में मजबूत करने बाहर आ सकते हैं। अचानक मोनिका ने उससे मुहातिब होकर कहा। मरने के बाद तो मैंने हमेशा के लिए साकत हो जाना है, इसलिए मैं सोच रहा था कि चलो अपनी हरकत का कोटा तो पूरा कर लूँ। वैसे ज़हीन औरत से मुलाकात इस वक्त हुई है जबकि मौत करीब आ गई है, वरना मैं यकीनन तुम्हारी जहानत की भरपूर कदर करता। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इस तारीफ का शुक्रिया इमरान, मेरा ताल्लुक मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक ऐसे शोबे से है जो फील्ड में काम नहीं करता, इसलिए तुम्हारा मेरा कभी टकराव नहीं हुआ, लेकिन मैं तुम्हारे मुतालिक बहुत कुछ जानती हूँ। करण मोहन भी पहले इंटेलिजेंस में ही था और वहीं उससे ब्लैक फोर्स में शिफ्ट किया गया है। वैसे हमारे खानदानी ताल्लुकात भी हैं। मोनिका ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो तुम्हारी काबिलियत का अमली इम्तिहान भी ले लूंगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो मोनिका बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। तो तुम्हें भी उम्मीद है कि तुम जिंदा रह जाओगे? मोनिका ने हंसते हुए कहा। मुझे तो उम्मीद इससे आगे की भी है, लेकिन अब क्या कहूँ कि कर्नल मोहन दरमियान में जालिम समाज बन चुका है। इमरान ने जवाब दिया और मोनिका एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। ज़्यादा दांत निकालने की जरूरत नहीं है, अब इतनी भी खूबसूरत नहीं हो जितनी तुम अपने आप को समझती हो, अचानक तनवीर ने उसीले लहजे में कहा और मोनिका बेइख्तियार चौंक कर तनवीर की तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर गुस्से का लाव सा जाल उठा था। तुम्हारी ये जुर्रत, मैं तुम्हें अपने हाथों से गोली मार दूंगी, मोनिका ने गुस्से से चीखते हुए कहा। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से यकलहत बदल सा गया था। तुम जैसी न जाने कितनी चुपकिलियां दीवारों पर रेंगते हुए ऐसा सोचती रहती हैं, तनवीर ने बड़े हकारत भरे लहजे में कहा और मोनिका यकलहत कुर्सी से उछलकर खड़ी हो गई और तेजी से तनवीर की तरफ बढ़ी। उसका अंदाज ऐसा था जैसे भी जाकर दोनों हाथों से तनवीर की गर्दन दबा देगी।
अरे अरे, इतने गुस्से की जरूरत नहीं मिस मोनिका, ये अपनी जगह सच्चा है। इसके पास हुस्न नापने का जो पैमाना है वो हम जैसे हुस्न परस्तों से मुख्तलिफ है। अचानक इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और मोनिका रुकी और फिर वापस मुड़ आई, लेकिन उसके चेहरा इसी तरह की तरह तपा हुआ था। ये तय है कि मैं तुम्हारे जिस्म में अपने हाथों से गोलियां उतार दूंगी, मोनिका ने दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए कहा। फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, कर्नल मोहन सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गए और रहन उसी लम्हे इमरान की उंगलियां कड़े की इस बटन पर पहुंच जाने में कामयाब हो गई जिसे दबाने से दोनों जंजीरें लहदा हो सकती थीं। मैंने बात कर ली है, ऐसी कोई नकलो हरकत देखने में नहीं आई। अब तुम्हारी हरी ख्वाहिश पूरी हो गई है, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। कर्नल मोहन ने जेब से एक बार फिर मशीन पिस्टल निकालते हुए कहा। मोनिका से तो बात कर लो, वो क्या कहती हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और कर्नल मोहन बेख्तियार मोनिका की तरफ मुड़ा ही था कि इमरान ने बटन दबा दिया। छन छन की तेज आवाज के साथ ही जंजीर का निचला हिस्सा इमरान के जिस्म से अपने वजन की वजह से नीचे उसके कदमों में जा गिरा और उसके ऊपर वाले जिस्म वाली जंजीर के भी 2-3 बाल इस झटके से खुल गए। फिर इससे पहले कि वो दोनों सूरत हाल को समझते, इमरान भूखे चीते की तरह उछलकर कर्नल मोहन से टकराया और कमरा कर्नल मोहन की चीख से गूंज उठा। कर्नल मोहन हवा में उड़ता हुआ एक धमाके से दीवार से जा टकराया तो उसके हलक से अचानक चीख निकल गई थी। मोनिका लाशौरी तौर पर मुड़ी ही थी कि इमरान गलाबाजी खाकर सीधा होते ही बिल्ली किसी तेजी से घुमा और मोनिका भी चीखती हुई उछलकर नीचे गिरी ही थी कि इमरान की लात घूमी और मोनिका के हलक से इंतहाई कर्बनाक चीख निकली और इसके साथ ही वो तड़प कर सीधी हुई और फिर साकत हो गई। कर्नल मोहन के साथ दीवार से इस पूरी तरह टकराया था कि नीचे गिरकर उसने उठने की दोबारा कोशिश की, लेकिन फिर वहीं दीवार की जड़ में ही रेत के खाली बोरे की तरह ढेर हो चुका था। इमरान ने दौड़कर वो मशीन पिस्टल उठाया जो कर्नल मोहन के हाथों से गिरा था और दौड़ता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। एक ही छलांग में 2-2 सीढ़ियां तय करता हुआ वो ऊपर बने हुए हाट के कमरे में पहुंच गया। कमरे में कोई आदमी नहीं था, सिर्फ एक मेज पर एक बड़ा सा ट्रांसमीटर मौजूद था। इमरान तेजी से इस कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। उसने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बाहर जाऊंगा तो बाहर एक बरामदा और सेहन था। बरामदे में से उसे 2 अफराद की बातें करने की आवाज़ सुनाई दी तो उसने दरवाज़ा खोला और मशीन पिस्टल उठाए वो बाहर आ गए, लेकिन बरामदे में कोई, बल्कि बरामदे के साथ ही कमरे के खुले दरवाजे से आवाज़ें आ रही थी। सहन में कोई भी आदमी नहीं था। इमरान तेजी से इस खुले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बात इन्हें खत्म क्यों नहीं कर देता। एक आदमी ने कहा वो अपनी हसरतें पूरी करना चाहते हैं। दूसरे आदमी ने जवाब दिया। फिर वो दोनों हंस पड़े। इमरान तेजी से आगे बढ़ा और दूसरे लम्हे उछलकर वो कमरे के अंदर पहुंच गए। ये खासा बड़ा कमरा था जिसमें कुर्सियों पर 2 फौजी बैठे हुए थे। इमरान को इस तरह अंदर आते देखकर वो बौखलाकर उठे ही थे कि इमरान ने ट्रिगर दबा दी और तरतराहट की आवाज़ों के साथ ही वो दोनों चीखते हुए उछलकर नीचे गिरे और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकत हो गए। इमरान एक नज़र कमरे का जायजा लिया, पर तेजी से वापस मुड़ा और दौड़ता हुआ वापस पहले वाले कमरे में पहुंचकर उसने मेज पर मौजूद ट्रांसमीटर उठाया और सीढ़ियां उतरकर वो नीचे तहखाने में पहुंच गया। कर्नल मोहन और मोनिका दोनों इसी तरह बेहोश पड़े हुए थे। इमरान साहब, आपने किस तरह आज़ादी हासिल कर ली, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। अक्लमंदों के सामने अक्लमंदी का मुजाहिरा करना पड़ता है। अब तनवीर की तरह जज्बाती होने से तो सवाए औरतों से थप्पड़ खाने को और कुछ हासिल नहीं होता। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और हाथ में पकड़ा हुआ ट्रांसमीटर उसने एक कुर्सी पर रख दिया। मैं इस चुड़ैल के मुंह पर थूक देता, वो करीब तो आती, तनवीर ने कहा और इमरान हंस पड़ा। उसने सफदर के एक भी तरफ मौजूद वो कड़ा जो उसकी पुछ से ऊपर वाले हिस्से में था बटन दबाकर खोला तो सफदर भी जंजीरों से आज़ाद हो गया और फिर चंद लम्हों बाद सारे साथी जंजीरों से आज़ाद हो गए। इमरान ने उनकी कलाइयों में मौजूद क्लिप हथकड़ियां भी खोल दी। अब इन दोनों को उठाकर इन जंजीरों में जकड़ दो, इमरान ने कहा और सफदर, चौहान और कैप्टन शकील ने मिलकर इन दोनों को जंजीरों में जकड़ दिया। क्या जरूरत है इन्हें जकड़ने की, गोली मारकर खत्म करो, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। मैंने कोशिश तो की थी कि कर्नल मोहन मेरे सामने कर्नल दास से ट्रांसमीटर पर बात करे, लेकिन वह अहमक ऊपर ही बात करके आ गया, इसलिए अब कोड का मालूम करना तो जरूरी है। तुम फिक्र न करो, तुम्हारे हाथों की हारिश अब कर्नल मोहन के चेहरे पर थप्पड़ मारकर दूर हो जाएगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और तनवीर ने बेख्तियार होंठ बेच लिए। सवाए तनवीर के बाकी सब बाहर जाकर निगरानी करेंगे। आबादी से हटकर कोई लहता जगह है, इसके बावजूद निगरानी की जरूरत है, इमरान ने ट्रांसमीटर उठाकर नीचे रखते हुए कहा। फिर वो इत्मीनान से कुर्सी पर बैठ गया। अब इस कर्नल मोहन को होश में लेकर आओ तनवीर, लेकिन ख्याल करना इससे मैंने सवाल जवाब करने हैं, इसका जबड़ा ही ना तोड़ देना, इमरान ने तनवीर से कहा और इस चुड़ैल को भी। तनवीर ने कहा चलो इसे भी होश में ले आओ, लेकिन चुड़ैल भी मोनासी होती है, इसलिए इस पर तशद्दुद इस गैर इखलाकी फेल है, इसका नाक और मुंह दबाकर इसे होश में लेकर आओ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। औरत, तनवीर ने हंकार भरते हुए कहा। फिर पहले वो जंजीर में बंधी हुई मोनिका की तरफ बढ़ गया, लेकिन उसने बहरहाल उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने के बजाय दोनों हाथों से उसकी नाक और मुंह बंद कर दी। चंद लम्हों बाद जब मोनिका के जिस्म में हरकत के तासुरात नुमायां होने लगी तो तनवीर पीछे हट गया। अब इस कर्नल पर भी तब आजमाई कर डालो, इमरान ने उसे रुकते देखकर कहा। ये होश में आ जाए फिर इसके सामने से थप्पड़ मारूंगा, तनवीर ने जवाब दिया। इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वो समझ गया था क्योंकि उसने तनवीर को मोनिका के चेहरे पर थप्पड़ मारने से मना कर दिया था, इसलिए अब वो अपना गुस्सा इसके सामने कर्नल मोहन के चेहरे पर थप्पड़ मारकर निकालना चाहता था। और चंद लम्हों बाद ही मोनिका कराहते हुए होश में आ गई। जल्दी होश में आओ वरना शक्ल बिगाड़ दूंगा, तनवीर ने कराते हुए कहा। अरे अरे, अभी तो तुम इसे चुड़ैल कह रहे थे, अब इसकी शक्ल कैसे ठीक हो गई, इमरान ने कहा तो तनवीर चौंक पड़ा। ठीक हो गई क्या मतलब, तनवीर के लहजे में हैरत थी। भाई बिगाड़ो तो से जाता है जो ठीक हो, और तुम मोनिका को धमकी दे रहे हो कि अगर वो जल्दी होश में ना आए तो तुम उसकी शक्ल बिगाड़ दोगे, इमरान ने वजाहत करते हुए कहा और तनवीर बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। वो तो मैंने मुहावरतन कहा था, तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो कर्नल मोहन की तरफ बढ़ गया, लेकिन शायद इमरान की बात से उसका मूड बदल गया था कि उसने कर्नल मोहन के चेहरों पर थप्पड़ की बारिश करने के बजाय दोनों हाथों से उसका नाक और मुंह बंद कर दिया। तुम ये कैसे हो गया, तुम तो जंजीरों में जकड़े हुए थे, मोनिका ने पूरी तरह होश में आते ही हैरत भरे अंदाज में रुक रुक कर कहा। एक ही जंजीर ऐसी है जिसे आज तक मैं और तनवीर दोनों बंधे हुए फड़फड़ा रहे हैं, इसके अलावा कोई दूसरी जंजीर हमें नहीं रोक सकती मिस मोनिका, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम्हारे तो हाथ भी अकब में बंधे हुए थे, मोनिका अभी तक हैरत से पागल हो रही थी। हाथ बांधने को तो अदब एहतराम कहा जाता है और अदब एहतराम के बगैर दुनियावी जंजीरें टूटती ही नहीं हैं। जो लोग दुनिया की जंजीरें तोड़कर रूहानियत हासिल करते हैं अदब एहतराम से ही हासिल करते हैं, इमरान ने बड़े फलसफियाना लहजे में कहा। उस लम्हे तनवीर पीछे हटा
और फिर आकर इमरान के साथ बड़ी कुर्सी पर बैठ गया। मोनिका का चेहरा देखने वाला था, इस पर बेबसी के साथ हैरत भी मौजूद थी। मिस मोनिका, दिमाग पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा था ना कि अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो तुम्हारी जहानत का अमली इम्तहान लूँगा। और तुमने देखा कि चंद लम्हों बाद हमारी मौत के बारे में तुम कितनी पुरयकीन थी, लेकिन जब तक अल्लाह ताला का हुक्म ना हो, मौत खुद ज़िंदगी की हिफाजत करती है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और उसी लम्हे कर्नल मोहन ने भी कराहते हुए आंखें खोल दी। ये सब क्या है? ये तुम अचानक ओ ये कैसे हो सकता है? ये हैरत की शिद्दत की वजह से कर्नल मोहन की हालत मोनिका से भी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। ये सब कुछ मोनिका की अक्लमंदी की वजह से हुआ है। बहुत औक़ात ज़्यादा अक्लमंदी ही इंसान को नुकसान पहुँचाती है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यकीनन कोई जादू जानते हो, वरना इस तरह जंजीरों और हथकड़ी में जकड़ा हुआ इंसान आज़ाद कैसे हो सकता है? मोनिका ने होंठ चबाते हुए कहा, तुमने पूछा था कि हरकत क्यों कर रहा हूँ, तो अब बता दूं कि क्लिप हथकड़ी तो मैं आसानी से खोल लेता हूँ, लेकिन दोनों जंजीरों को मुंसलिक करने वाले कड़े तक मेरी उंगलियां ना पहुंच पा रही थी, इसलिए मैं हरकत करके जंजीरों के बल नीचे खिसका रहा था और फिर जैसे ही वो खिसक कर नीचे आया, मेरी उंगलियां उसके बटन तक पहुंच गईं और नतीजा जाहिर हो गया। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और मोनिका और कर्नल मोहन दोनों इस तरह हैरत से इमरान को देखने लगे जैसे उन्हें यकीन ना रहा हो कि ऐसा भी हो सकता है। काश मैं उस वक्त तुम्हारी हथकड़ी चेक कर लेती। मोनिका ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ज़्यादा अक्लमंदी नुकसान देती है। अक्लमंद आदमी अपनी अकल की बुनियाद पर एतमाद होता है, इसीलिए चेकिंग के बखेड़े में नहीं पड़ता। वैसे तुम दोनों के हाथ आज़ाद हैं और जंजीरों के कड़े भी इस तरह तुम्हारे अकब में है। तरकीब मैंने बता दी है, अगर अपने आप को आज़ाद कर सकते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अब हमसे ये सलूक करोगे? कर्नल मोहन ने होंठ चबाते हुए कहा, वही सलूक जो तुमने हमसे करने की कोशिश की थी। इमरान ने इस पर सर्द लहजे में कहा और इसके साथ ही उसने जेब से कर्नल मोहन का मशीन पिस्टल निकाला और साथ बैठे हुए तनवीर की तरफ बढ़ा दिया। तनवीर, इसे पकड़ लो, मैंने कर्नल मोहन से चंद सवाल पूछने हैं, अगर ये इंकार करे तो मेरी तरफ से इजाज़त है इसके जिस्म पर फायर खोल देना। इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा और तनवीर के चेहरे पर ऐसे तासुरात उभर आए जैसे इमरान ने उसे मशीन पिस्टल और फायरिंग की इजाज़त देकर इसे बहुत बड़ी मुसरत बख्शती हो। तुम क्या पूछना चाहते हो? कर्नल मोहन ने खौफ से लरसते हुए लहजे में कहा। अब बताओ कि सच स्टोर का मुहल्लिफ क्यों क्या है? इमरान ने कहा, मुझे वाकई नहीं मालूम, कर्नल मोहन ने कहा और इसके साथ ही तरतराहट की आवाज़ गूंजी और कमरा इनके साथ साथ कर्नल मोहन और मोनिका दोनों की चीखों से गूंज उठा। लेकिन गोलियां कर्नल मोहन के जिस्म पर पड़ने की बजाय उसके पैरों के सामने फर्श पर पड़ी थीं। यह हरी वार्निंग है, समझे, इस पर गोलियां दिल पर पड़ेंगी, तनवीर ने कराते हुए कहा और इमरान तनवीर की जहानत पर मुस्कुरा दिया। तनवीर जैसे जज्बाती ने वाकई इंतहाई जहानत का सबूत दिया था, क्योंकि उसे भी मालूम था कि अगर कर्नल मोहन मर गया तो स्टोर का मुहल्लिफ वो सामने न आ जाएगा। इसके बावजूद जज्बाती होने पर उसने बराह रास्त फायर ना खोला था, जबकि वो इसीलिए चीख पड़े थे कि उन्होंने फायरिंग की आवाज़ सुनते ही यही समझा था कि तनवीर ने कर्नल मोहन को हिट कर दिया है। मम मैं सच कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता, सिर्फ कर्नल दास जानता है और कर्नल दास कभी भी मुझे नहीं बताएगा, क्योंकि उसे वज़ीर-ए-आज़म ने साथी से हिदायत कर रखी है कि वो इस राज को सिर्फ अपने तक रखे। कर्नल मोहन ने जल्दी जल्दी कहा, शागल की तहवील में वो शुमाली पहाड़ी दी गई है जिसमें स्टोर है, उसे तो मालूम होगा। इमरान ने कहा, नहीं, उसे भी नहीं बताया गया। वज़ीर-ए-आज़म साहब का ख्याल है कि वो जज्बाती आदमी है। कर्नल मोहन ने जवाब दिया, कर्नल दास से तुमने ट्रांसमीटर पर बात की थी? इमरान ने कहा, नहीं, मैं करने गया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब तक मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब को तुम्हारे बारे में इत्तला ना कर दूँ, उसे राब्ता ना करूँ, ऐसा ना हो कि वो कुछ और समझ जाए। वो इंतहाई वहमी और मशकूक हो जाने वाला आदमी है, इसीलिए मैं वापस आ गया था। कर्नल मोहन ने कहा, इस पर तुमने वाकई सच बोला है, क्योंकि ट्रांसमीटर ऊपर वाले कमरे में पड़ा हुआ था। अगर तुम कॉल ना करते तो यहाँ तक तुम्हारी आवाज़ लाजमन पहुँच जाती, और चूंकि तुम्हारी आवाज़ नहीं आई थी, इसीलिए मैं ऊपर वाले कमरे में ट्रांसमीटर देखते ही समझ गया था कि तुमने कॉल नहीं की, लेकिन अब तुम्हें कॉल करनी होगी। इमरान ने कहा, लेकिन वो नहीं बताएगा। कर्नल मोहन ने कहा, मैंने कब कहा है कि तुम उससे पूछो? तुम उससे सिर्फ इतना पूछोगे कि वादियत नाम में कोई पूरा असरार नकलो हरकत तो नहीं हुई। इमरान ने कहा। इसके साथ ही उसने ट्रांसमीटर उठाया और कुर्सी से उठकर वो कर्नल मोहन की तरफ बढ़ गया। एक बात अच्छी तरह तुम सुन लो, अगर तुमने उसे कोई इशारा देने की कोशिश की तो वो हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, लेकिन तुम और तुम्हारी मोनिका दूसरे लम्हे गोलियों से चलनी हो जाओगे। इमरान ने सर्द लहजे में कहा, माम मैं कोई इशारा नहीं दूंगा, प्लीज़ हम दोनों को ना मारो। कर्नल मोहन ने कहा, मैं बिला वजह कत्ल गारत नहीं किया करता। कर्नल मोहन, फ्रिक्वेंसी बताओ। इमरान ने कहा। कर्नल मोहन ने जल्दी से फ्रिक्वेंसी बतानी शुरू कर दी। इमरान ने फ्रिक्वेंसी एडजस्ट की और फिर इसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो कर्नल मोहन, कॉलिंग ओवर। कर्नल मोहन ने इमरान के सर का इशारा देखते ही कॉल देना शुरू कर दी। यस कर्नल दास अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से एक आवाज़ सुनाई दी। कर्नल दास, क्या पोजीशन है? कोई नकलो हरकत तो नहीं हुई इस वादी तरनाम में? ओवर। कर्नल मोहन ने पूछा। और नहीं, क्यों, तुमने क्यों पूछा है? ओवर। कर्नल दास ने जोंकर पूछा। कोई खास बात तो नहीं, बस वैसे ही पूछ रहा था, क्योंकि मैं तो यहाँ बोर हो रहा हूँ। ओवर। कर्नल मोहन ने कहा। अच्छा, कमाल है, मुझे तो इत्तला मिली थी कि तुमने कैप्टन मोनिका को खुसूसी तौर पर काफिरिस्तान से बुलवाया है। फिर कैसी बोरियत? ओवर। दूसरी तरफ से हंसते हुए कहा गया, ड्यूटी के दौरान मोनिका से सिर्फ गुफ्तगू ही हो सकती है, और क्या हो सकता है? अब यहाँ ना ही कोई होटल है और ना डांसिंग क्लब। ओवर। कर्नल मोहन ने कहा। हाँ, ये तो है, बहरहाल फिक्र मत करो, अब काम बहुत थोड़ा रह गया है, जल्द ही सारी बोरियत दूर हो जाएगी। ओवर। कर्नल दास ने जवाब देते हुए कहा। ओके ओवर एंड ऑल। कर्नल मोहन ने जवाब दिया और इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। तो तुम्हारे दरमियान कोई स्पेशल कोड तय नहीं किया गया? इमरान ने कहा। स्पेशल कोड क्यों, इसकी क्या जरूरत थी? कर्नल मोहन ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरा ख्याल था कि शायद ऐसा तय किया गया हो। अब शागल की फ्रिक्वेंसी बताना, इमरान ने कहा, और कर्नल मोहन ने उसकी फ्रिक्वेंसी बता दी। इमरान ने ट्रांसमीटर पर वो फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू कर दी। तनवीर अब इन दोनों की हलक में कपड़े ठूंस दो ताकि इशारा ना कर सके। इमरान ने पीछे हटकर दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए तनवीर से मुखातिब होकर कहा, क्या ज़रूरत है? हमेशा के लिए ज़ुबान ना बंद कर दो। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। इमरान का लहजा सर था और तनवीर ने आगे बढ़कर कर्नल मोहन की यूनिफॉर्म वाली कमीज़ उसकी पतलून से बाहर खींचकर उसे एक झटके से फाड़ा। फिर उसने कपड़े के दो हिस्से करने शुरू कर दिए।
हम नहीं बोलेंगे। कर्नल मोहन और मोनिका दोनों ने बैक वक्त कहा। शराफत से मुंह खोल दो वरना जबड़ा तोड़ दूंगा, तनवीर ने कराते हुए कहा। तो कर्नल मोहन ने जल्दी से होती मुंह खोल दिया और तनवीर ने फटे हुए कपड़े का एक टुकड़ा उसके मुंह में ठोस दिया और दूसरा कपड़ा उठाए वो मोनिका की तरफ बढ़ गया। मोनिका ने होती मुंह खोल दिया था और जब उसकी हलक में कपड़ा तनवीर ने ठोस दिया तो इमरान ने ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो कर्नल मोहन कॉलिंग ओवर। इमरान के मुंह से कर्नल मोहन की आवाज़ निकली और कर्नल मोहन और मोनिका दोनों के चेहरों पर शदीद हैरत के तासुरात उभर आए। ये शागल अटेंडिंग यू, क्या बात है, क्यों कॉल की है, ओवर। शागल की मखसूस अंदाज में कदरते चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। क्यों, तुम्हें कॉल करना कोई जुर्म है, ओवर। इमरान का लहजा कदर नाखुशगवार था। ओ नहीं कर्नल मोहन, मैं तो हैरत की वजह से पूछ रहा था, ओवर। इस पर शागल का लहजा नरम था। क्या पोजीशन है, कोई आया है वहाँ या नहीं, ओवर। इमरान ने कहा। यहाँ कौन आ सकता है मेरी मौजूदगी में, तुम सुनाओ तुम्हारी तरफ की क्या पोजीशन है, ओवर। शागल के लहजे में तंज था। यहाँ इस तरफ किसने आना है मिस्टर शागल, अलबत्ता मुझे एक और फिक्र लाहक हो रही है और मैंने इसीलिए तुम्हें कॉल भी किया है, ओवर। इमरान ने कहा। कैसी फिक्र, ओवर। शागल ने चौंक कर पूछा। अगर वो पहले गायब हो सकते हैं और उनका कोई पता नहीं चल सका तो हो सकता है कि वो असल स्टोर को ही खुफिया तौर पर तबाह कर जाए, किसी को मालूम ही ना हो सके, क्योंकि स्टोर का मोहल्ले को सिर्फ कर्नल दास को ही मालूम है। इसका इल्म ना तो मुझे है और ना ही तुम्हें, ओवर। इमरान ने कहा। मुझे कैसे इल्म नहीं, मुझे सब इल्म है और मैंने मुकम्मल चेकिंग कर ली है। स्पेशल स्टोर से कोई रास्ता इधर उधर नहीं निकलता, वो चारों तरफ से मुकम्मल तौर पर सील्ड है, ओवर। शागल ने जवाब दिया। क्या मतलब कि कर्नल दास ने तुम्हें स्टोर के बारे में बता दिया है, ओवर। इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो तो नहीं बता रहा था, लेकिन मैंने सदर मुमलिकत से पूछ लिया है, क्योंकि बहरहाल उसकी हिफाजत भी तो मैंने ही करनी है, ओवर। शागल ने बड़े फहराना लहजे में कहा। अच्छा, हैरत है सदर मुमलिकत तुम्हारे इस कदर ख्याल रखती हैं, ओवर। इमरान ने हैरत का इजहार करते हुए कहा। वो मेरी साहियतों से वाकिफ़ है, ओवर। शागल ने जवाब दिया। लेकिन मुझे तो यही बताया गया है कि सर स्टोर के बारे में सिर्फ कर्नल दास और वज़ीर आज़म साहब को भी इल्म है, सदर साहब को भी इसका इल्म नहीं है, ओवर। इमरान ने कहा। उन्हें कैसे इल्म नहीं होगा, वो तो सदर मुमलिकत है, ओवर। शागल ने जवाब दिया। ओके ठीक है, ये बड़े लोगों के मामलात हैं, हम क्या कह सकते हैं, ओवर एंड ऑल। इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने जल्दी से ट्रांसमीटर पर दोबारा कर्नल दास की फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू कर दी। हेलो हेलो कर्नल मोहन कॉलिंग, ओवर। इमरान ने कर्नल मोहन की आवाज़ में कॉल देते हुए कहा। इस कर्नल दास अटेंडिंग यू, ओवर। क्या हुआ, हैरियत। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से कर्नल दास की आवाज़ सुनाई, जिसके लहजे में हैरत थी। कर्नल दास, शागल कह रहा है कि उसे सदर मुमलिकत ने स्पेशल स्टोर का मुहल्लिब को बता दिया है और वो उसे चेक भी कर चुका है कि सदर मुमलिकत को स्टोर का इल्म था, ओवर। इमरान ने कहा। क्या कह रहे हो कर्नल मोहन, सदर साहब को क्यों मालूम नहीं होगा, वो सदर है तो माहिर इस बात पर क्यों हैरान हो रही हो, मेरी समझ में तो ये बात नहीं आ रही, ओवर। कर्नल दास ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। वो तो तुम्हें भी असल बात का इल्म नहीं है, ओवर। इमरान ने कहा। क्या मतलब, कौन सी बात, ओवर। कर्नल दास के लहजे में बेपनाह हैरत थी। कर्नल दास, क्या बताऊं, अजीब सी सूरत हाल का सामना है। वज़ीर आज़म साहब ने सर स्टोर का राज सदर साहब को भी नहीं बताया था, उन्होंने ये राज सिर्फ तुम्हें और मुझे बताया है। उन्होंने कहा था कि उन्होंने सदर साहब को मुतमईन करने के लिए उन्हें भी एक गलत मुहल्लिब को बता दिया है। उनका ख्याल था कि वो शागल की पुश्त पर है और शागल इंतहाई जज्बाती और अहमक आदमी है, वो शागल को बता सकते हैं और शागल की जज्बातियत की वजह से असल स्टोर का इल्म इमरान और उसके साथियों को भी हो सकता है। लेकिन अब शागल ने मुझे बताया है कि उसने सदर साहब से असल स्टोर के बारे में मालूमात हासिल कर चुकी हैं और वो उसे चेक भी कर चुका है। ये कैसे मुमकिन है, जब सदर साहब को भी असल स्टोर का इल्म नहीं था तो शागल असल स्टोर तक कैसे पहुंच गया, ओवर। इमरान ने तेज लहजे में कहा। ओ क्या मतलब, कैसे उलझी हुई बात कर दी है तुमने, क्या कहना चाहते हो, मेरी समझ में तो कोई बात नहीं आ रही, ओवर। कर्नल दास का लहजा बता रहा था कि वो वाकई इमरान की बात सुनकर ज़हनी तौर पर बेहद उलझ गया है। और तुम समझ क्यों नहीं रहे, कर्नल दास। अच्छा चलो ये बताओ कि असल स्टोर का मुहल्लिब को क्या है, फिर मैं तुम्हें तमाम बात तफसील से बता सकता हूँ, ओवर। इमरान ने तेज लहजे में कहा। असल स्टोर का मुहल्लिब को क्या मतलब, शिमाली पहाड़ी के दरमियानी हिस्से में तो कोनी चट्टान के नीचे वो स्टोर है, बस इसका मुहल्लिब को क्या होना है। लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो, खुलकर बताओ, तुमने तो मुझे परेशान कर दिया है, ओवर। कर्नल दास ने कहा। तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। मैं ये कहना चाहता था कि कहीं सदर ने शागल को गलत मुहल्लिब को ना बता दिया हो, लेकिन अब तुमने जो कुछ बताया है उसके मुताबिक तो सदर ने दुरुस्त बताया है, हो सकता है वज़ीर आज़म साहब ने उन्हें बता दिया हो। ओके सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ओवर एंड ऑल। इमरान ने जवाब दिया और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने नीचे रख दिया। इन दोनों के मुंह से कपड़े निकाल दो तनवीर, ताकि इनसे फाइनल बात हो सके, इमरान ने तनवीर से कहा और तनवीर ने आगे बढ़कर बारी पर इन दोनों के मुंह में फंसे हुए कपड़े बाहर खींच लिए और वो दोनों बेख्तियार लंबे लंबे सांस लेने लगे। तुम इंतहाई हैरत अंगेज़ आदमी हो, इंतहाई हैरत अंगेज़, नाकाबिले यकीन मम, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह हो बहू मेरी आवाज़ और लहजे की भी तुम नकल कर सकते हो, कर्नल मोहन ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। कर्नल मोहन, हम इस वक्त इस क्रैक से कितनी दूर हैं और ये जगह किस इलाके में है, इमरान ने कर्नल मोहन से मुखातिब होकर कहा। ये अलहदा जगह है, अलहदा मकान है, जशीरा गाँव से शिमाल की तरफ तकरीबन 3 किलोमीटर दूर। ये मकान मैंने खसूसी तौर पर हाली कराया था ताकि यहाँ अपना हेडक्वार्टर बना सकूं, लेकिन फिर मेरा इरादा बदल गया, इसलिए ये अभी तक खाली पड़ा हुआ था। कर्नल मोहन ने जवाब दिया। तुमने हमें क्रैक में कैसे चेक किया और कैसे हमें बेहोश किया गया, पूरी तफसील बताओ, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। उसकी सारी प्लानिंग मोनिका ने बनाई थी, कर्नल मोहन ने कहा। इसकी सारी प्लानिंग मोनिका ने बनाई थी, कर्नल मोहन ने कहा। फिर जनरल फ्रिक्वेंसी पर खसूसी तौर पर कॉल करने और मशीन के जरिए बाद में इमरान और उसके साथियों की गुफ्तगू से लेकर क्रैक में किए जाने वाले इंतजाम सबकी तफसील बता दी। हम इस क्रैक से 1.5 किलोमीटर दूर एक कार में बैठे तुम्हें क्रैक की तरफ बढ़ते और फिर इसमें दाखिल होते स्क्रीन पर देखते रहे। फिर जब तुम्हारे असल चेहरे स्क्रीन पर उभरे तो हम होश हो गए। फिर वायरलेस डिस्चार्जर की मदद से तुम पर गैस फायर हुआ और तुम्हें बेहोश कर दिया गया। इसके बाद तुम्हें उठाकर यहाँ लाया गया। इस पर मोनिका ने कहा। इस सारी प्लानिंग और हमारी यहाँ तक लाने के बारे में तुम्हारे ग्रुप के कितने आदमी वाकिफ हैं, इमरान ने पूछा। सिर्फ 6 आदमी, जिनमें से 2 तो यहाँ ऊपर मौजूद हैं, जबकि बाकी 4 अफराद नटोर सिंह का ग्रुप है। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो, कर्नल मोहन ने कहा। नटोर सिंह और उसका ग्रुप कहाँ ड्यूटी दे रहा है, इमरान ने पूछा। बसराम पहाड़ी पर जहाँ उनकी ड्यूटी लगाई गई है, वो तुम्हें यहाँ पहुँचाकर वापस चले गए हैं, कर्नल मोहन ने कहा। क्या नटोर सिंह से तुम्हारा राब्ता ट्रांसमीटर से होता है, इमरान ने कहा।
हाँ, उसके पास फिक्स फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमीटर है और मेरे पास भी, कनन मोहन ने कहा। तनवीर इसकी जेबों की तलाशी लो, ट्रांसमीटर निकालो, इमरान ने तनवीर से मुखातिब होकर कहा और तनवीर कुर्सी से उठकर कनन मोहन की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद उसकी जेब से एक छोटा सा मगर जदीद साख्त का फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर निकाल चुका था। देखो कनन मोहन, मैंने फैसला किया है कि तुम्हें और मानिका को हलाक ना किया जाए, क्योंकि तुम भी हमें पकड़ लेने के बावजूद हलाक नहीं किया था, लेकिन मैं तुम्हें फौरी तौर पर आज़ाद भी नहीं कर सकता। अगर तुम इस तरह बंदे रही तो फिर तुम दोनों यही एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर हलाक हो जाओगे। इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम नटोर सिंह और उसके ग्रुप को यहाँ कॉल करो, लेकिन उन्हें कह दो कि वो निस्फ घंटे बाद यहाँ पहुंचे, ताकि हम इस दौरान यहाँ से निकल जाएं। ये मेरी तरफ से तुम्हारे साथ एक रियायत है, क्योंकि तुम कनन फरीदी के जानशीन हो और कनन फरीदी को मैं अपना मुर्शिद मानता हूँ। बोलो, तुम तैयार हो या फिर? इमरान ने अपना फिक्रा जानबूझकर मुकम्मल ना किया था कि तुम वाकई दुरुस्त कह रहे हो कि तुम हमें जिंदा छोड़ दोगे। कनन मोहन ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे इमरान की बात पर 1% भी यकीन न आ रहा हो। तुम जिस पोजीशन में इस वक्त हो कनन मोहन, इस पोजीशन में मुझे तुमसे किसी किस्म की सौदेबाजी करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तुमसे गलत बात करूं। इमरान ने कहा तो कनन मोहन के चेहरे पर यकलहत इंतहाई मुसरत और इत्मीनान के तासुरात और बराए मोनिका का चेहरा भी खिल उठा था। तुम तो वाकई शरीफ दुश्मन हो, मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगा, कनन मोहन ने कहा और इमरान मुस्कुरा दिया। अब तुम नटोर सिंह और इसके ग्रुप को यहाँ कॉल कर दो, इन्हें बता देना कि वो सीधे अंदर आ जाए, क्योंकि हम तो यहाँ से जा चुके होंगे, इमरान ने कहा। और कनन मोहन ने इस बात में सर हिला दिया तो तनवीर ने फिक्स फ्रीक्वेंसी के ट्रांसमीटर को उसके चेहरे के करीब ले जाकर उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो कनन मोहन, कॉलिंग ओवर। कनन मोहन ने कॉल देना शुरू कर दी। ये पास नटोर सिंह अटेंडिंग यू, बास ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से एक आवाज़ सुनाई दी और इमरान पहचान गया कि ये वही नटोर सिंह है जिसके मानिका के साथ उसने ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू सुनी थी। नटोर सिंह, तुम अपने ग्रुप को साथ लेकर आधे घंटे बाद इस इमारत में आना जहाँ तुम क्रैक से मिलने वाले अफराद को पहुंचा गए थे। ग्रुप समेत सीधे तहखाने में आ जाना, समझ गए हो? ओवर। कनन मोहन ने कहा। ये पास ओवर दूसरी तरफ से मुदबाना लहजे में कहा गया। आधे घंटे बाद ओवर एंड ऑल, कनन मोहन ने कहा और तनवीर ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। ओके कनन मोहन और मिस मानिका, फिर कभी मौका मिला तो तुम दोनों से तफसीली मुलाकात होगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और मुड़कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। तनवीर भी खामोशी से उसके पीछे चल दिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों ऊपर बरामदे में पहुंच गए जहां दूसरे साथी मौजूद थे। तुम्हारी ये चक्करबाजी मेरी समझ में तो नहीं आई, इन दोनों को जिंदा छोड़ देना, इस ग्रुप को बुलवाना, ये सब क्या चक्कर है? बरामदे में आते ही तनवीर ने कहा, मैंने एक स्कीम तैयार की है कि कनन मोहन और उसके साथियों के मेकअप में हम सब इस क्रैक के जरिए वादी तनाव में पहुंचेंगे। अब असल स्टोर की निशानदही हो चुकी है, इस तरह का हम कम से कम स्टोर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। अगर शागल या उसके आदमी ने मुदाखलत करने की कोशिश की तो कनन मोहन के रूप में उससे निपटा भी जा सकता है। अब मसला ये था कि कनन मोहन का मेकअप तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन बाकी तुम लोगों पर किसका मेकअप किया जाए, इसलिए मैंने नटोर सिंह और उसके साथियों को कॉल किया है ताकि उनके मेकअप में तुम सब मेरे साथ जाओगे। आधे घंटे वाली बात इसलिए की है ताकि कनन मोहन या उस अकलमंद खातून मानिका को कोई शक ना पड़े, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन यहाँ मेकअप का सामान होगा, तनवीर ने हैरत भरे लहजे में कहा। यहाँ तो नहीं है, हमने सारी चेकिंग कर ली है, सफदर ने जवाब दिया। नटोर सिंह से असल अड्डे के बारे में मालूमात मिल जाएंगी, ये कनन मोहन का हाथ आदमी लगता है और असल अड्डे में यकीनन मेकअप का सामान मौजूद होगा, इमरान ने कहा। फिर उसने अपने साथियों को नटोर सिंह और उसके ग्रुप को यहाँ आने पर कवर करने के बारे में हदायत देनी शुरू कर दी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनते ही मेज़ के पीछे कुर्सी पर बैठे हुए शागल ने चौंक कर सर उठाया। दरवाजे पर एक नौजवान खड़ा था। क्यों आए हो? शागल के लहजे में सख्ती थी। बात से कहा, हमें इत्तला देनी है, लेकिन ये इत्तला गलत भी हो सकती है और सही भी, नौजवान ने हिचकिचाते हुए कहा। क्या मतलब? क्या तुम नशे में हो? अजीत शागल के लहजे में हैरत के साथ साथ गुस्से की झलकी भी उभर आई थी। बस मुझे इत्तला मिली है कि 5 मुकामी अफराद को बसराम पहाड़ी में वाकई कैसे क्रैक से गिरफ्तार किया गया है, जिसका दूसरा सिरा वादी तनाम में निकलता है। अजीत ने आगे बढ़कर नर्म लहजे में कहा। तो फिर क्या हुआ? शागल ने हैरान होते हुए कहा। साथ ही उसने मेज़ की दूसरी तरफ रखी हुई कुर्सी पर अजीत को बैठने का इशारा भी कर दिया था। बस ये लोग इमरान और उसके साथी भी हो सकते हैं, अजीत ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। क्या क्या कह रहे हो? शागल ने चीख कर कहा। इसके साथ वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ तो अजीत भी उठ खड़ा हुआ। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ बॉस, ऐसा मुमकिन है, अजीत ने कहा। तो शागल दोबारा कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन अब वो बड़े गौर से अजीत को इस तरह देख रहा था जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। पूरी तफसील से बात करो, पूरी तफसील से, शागल ने होंठ चबाते हुए कहा। बस आपके हुक्म पर मैंने कनन मोहन के खास असिस्टेंट नटोर सिंह के ग्रुप के एक आदमी को भारी रकम देकर इस बात पर आमादा कर लिया था कि अगर इमरान और उसके साथी कनन मोहन की तहवील में आने वाली पहाड़ी बसराम के रास्ते से आए, कनन मोहन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे तो वो हमें इत्तला दे दे। मैंने खुफिया ट्रांसमीटर भी उसे मुहैया कर दिया था। उसने भी थोड़ी देर पहले इत्तला दी है कि कनन मोहन ने अपने फ्रेंड और मिलिट्री इंटेलिजेंस में काम करने वाली औरत कैप्टन मानिका को खसूसी तौर पर काफिरिस्तान से बुलवाया था और एक हेलीकॉप्टर से यहाँ छोड़ गया था। कनन मोहन ने कैप्टन मानिका से मिलकर इमरान और उसके साथियों को पकड़ने के लिए एक साजिश तैयार की और मानिका और नटोर सिंह के दरमियान जाने फ्रिक्वेंसी पर असलहे के स्मगलर के तौर पर बातचीत हुई। इस बातचीत के दौरान उन्होंने बसराम पहाड़ी में वाक़ई इस कदर कुदरती क्रैक के बारे में तफसीली मालूमात मुहैया कर दी। मानिका ने यह मालूम करने के लिए ये कॉल इमरान कैच करता है या नहीं, एक खसूसी मशीन इस्तेमाल की और इस मशीन की मदद से उसे मालूम हो गया कि ये कॉल कैचर की मदद से ये कॉल कैच की गई है। इसके बाद मशीन के जरिए कॉल के खत्म होने के बाद इमरान और उसके साथियों ने गुफ्तगू भी सुन ली और उनकी गुफ्तगू से मानिका को मालूम हो गया कि उनकी चाल कामयाब रही है। इमरान और उसके साथी वादी तनाम तक पहुंचने के लिए इस क्रैक को इस्तेमाल करने का फैसला कर चुके हैं। चुनांचे उन्हें पकड़ने के लिए मानिका ने इस क्रैक में चेकिंग की, कोई खुफिया मशीन इस्तेमाल की और साथ ही वहाँ किसी जगह बेहोश कर देने वाले गैस का निजाम भी जो वायरलेस की मदद से ऑपरेट हो सकता था नस्ब कर दिया और दो मशीन के जरिए से ऑपरेशन को चेक करते रहे। फिर 5 मुकामी अफराद इस क्रैक में दाखिल हुए, उन्हें बेहोश कर दिया गया। इसके बाद नटोर सिंह और उसके साथियों की मदद से इन 5 बेहोश अफराद को बसराम पहाड़ी से कुछ दूर एक खाली मकान में ले जाकर जंजीरों से बांध दिया गया। नटोर सिंह और उसके साथी वापस आ गए, जबकि कनन मोहन और मानिका 2 मुसल्लह अफराद के साथ वहां पहुंच गए। अजीत ने कहा, ओ फिर तो वो 100% इमरान और उसके साथी होंगे, लेकिन वो इतनी आसानी से कैसे उनकी जाल में फंस सकते हैं? शागल ने होंठ चबाते हुए कहा।
इसी बात पर तो मुझे भी शक है कि कहीं वो इमरान और उसके साथी ना हो, इसलिए तो मैंने कहा है कि जनाब ये इत्तला दुरुस्त भी हो सकती है और गलत भी। अजीत ने कहा, इसके बाद क्या हुआ ये बताओ। शागल ने होन बेचते हुए कहा, मैंने इत्तला मिलते ही अपने ग्रुप के रघुनाथ को स्पेशल टीएस समेत वहाँ भेज दिया है ताकि वो इस मकान में होने वाली तमाम कार्रवाई को देख भी सके और टेप भी कर सके, फिर हमें इत्तला भी दे दे। अभी तक उसकी तरफ से कोई इत्तला नहीं आई। अजीत ने कहा, ओ ये तो इंतहाई अहम बात है। अगर कर्नल मोहन एक बार फिर इमरान और उसके साथियों का शिकार कर लेने में कामयाब हो गया तो ये हमारे हक में बहुत बुरा होगा, बहुत ही बुरा। शागल ने मुठियां बेचते हुए कहा, बस बहरहाल वो काफिरिस्तान के ही दुश्मन है। अजीत ने डरते डरते कहा, ओ यू नॉनसेंस अहमक आदमी, तुम्हें इल्म ही नहीं कि आला सतह पर क्या हो रहा है। सुनो मेरी बात गौर से सुनो। वज़ीर आज़म मेरे साथ दुश्मन हो रहे हैं। वो मुझे किसी हालत में भी सीक्रेट सर्विस की चीफ की सीट पर नहीं देखना चाहते। मुझे मालूम हुआ है कि उन्होंने सदर को आमादा कर लिया है कि अगर दोबारा कर्नल मोहन इमरान और उसके साथियों का खात्मा कर लेने में कामयाब हो जाए तो उससे ब्लैक फोर्स के साथ साथ सीक्रेट सर्विस का चीफ बना दिया जाएगा और ब्लैक फोर्स को सीक्रेट सर्विस में मदगम कर दिया जाएगा। फिर मुझे इसकी मतहती में काम करना पड़ेगा। समझ गए हो, खिचड़ी पक रही है और तुम कह रहे हो कि दुश्मन तो वो काफिरिस्तान के ही है। शागल ने मेज पर मुक्का मारते हुए चीख कर कहा, और ये इस बात अब मैं समझ गया हूँ। तो बस फिर अगर कर्नल मोहन ये काम कर लेता है तो हमें सूरत में इमरान और उसके साथियों की लाशें से छीननी होंगी, चाहे इसके लिए हमें कर्नल मोहन का ही खात्मा क्यों ना करना पड़े। अजीत ने कहा तो शागल का चेहरा बेइख्तियार खिल उठा। तुम वाकई ज़हीन आदमी हो, अक्लमंद आदमी हो, वेरी गुड। तुम मेरे नंबर 2 बन सकते हो। गुड, वेरी गुड, मैं बस यही चाहता हूँ। लेकिन किस तरह होगा ये सब कुछ, किस तरह होगा कि किसी को कानो कान खबर भी ना हो। शागल ने अपनी आदत के मुताबिक इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा, बस मेरे आदमी को जैसे ही इत्तला मिलेगी मैं चंद अफराद को साथ लेकर हेलीकॉप्टर पर चक्कर काट कर वहाँ पहुँच जाऊँगा। हम बसराम पहाड़ी के करीब वाक़ जशीरा गाँव में हेलीकॉप्टर रोक देंगे। इसके बाद हम जाकर इस मकान पर हमला कर देंगे और कर्नल मोहन और उसके आदमियों का खात्मा करके इमरान और उसके साथियों को, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा, उठाकर वापस इस हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ जाएंगे। इस तरह किसी को कानो कान खबर भी ना हो सकेगी और ये क्रेडिट सीक्रेट सर्विस के खाते में पड़ जाएगा। अजीत ने कहा, ओ इतला आती रहेगी। तुम फौरन हेलीकॉप्टर तैयार कराओ और हाथ दस्ते को साथ ले रहे हो। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। हम अभी रवाना हो जाते हैं। जैसे ही इत्तला मिलेगी हम फौरन इन पर हमला कर देंगे, वरना ये हेलीकॉप्टर कर्नल मोहन वज़ीर आज़म को इत्तला दे देगा। जल्दी करो, फौरन हेलीकॉप्टर तैयार कराओ जल्दी। शागल ने चीखते हुए कहा। ये इस बात अजीत ने कहा और कुर्सी से उठकर दरवाजे की तरफ मुड़ा और तेजी से दौड़ता हुआ बाहर निकल गया। शागल ने मेज पर रखा हुआ ट्रांसमीटर उठाकर अपने करीब किया, फिर इसका बटन दबा दिया। हेलो हेलो शागल कॉलिंग ओवर। अब बटन ऑन होते ही तेजी से उसने कॉल देनी शुरू कर दी। ये इस पास रघुनाथ बोल रहा हूँ। ओवर। चंद लम्हों पर ट्रांसमीटर से एक आवाज़ सुनाई दी। रघुनाथ, मैं जीत के साथ एक इंतहाई ज़रूरी काम के लिए यहाँ से दूर जा रहा हूँ। हम हेलीकॉप्टर पर जाएंगे। तुमने मेरी एकदम मौजूदगी में पूरी तरह होशियार रहना है। मैं ट्रांसमीटर साथ ले जाऊँगा। कोई खास बात हो तो मेरी स्पेशल फ्रिक्वेंसी पर तुम मुझसे बात कर सकते हो। ओवर। शागल ने तेज लहजे में कहा, ये इस बात आप बेफिक्र हैं, हम पूरी तरह होशियार हैं। ओवर। रघुनाथ ने जवाब देते हुए कहा, ओके ओवर एंड ऑल। शागल ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। थोड़ी देर बाद वो अपने खसूसी हेलीकॉप्टर में अजीत के साथ बैठा जशीरा गाँव की तरफ उड़ा जा रहा था। अजीत के साथ 6 मुसल्लह अफराद थे। वो सब अजीत समेत तक भी सीटों पर बैठे हुए थे, जबकि पायलट की साथ वाली सीट पर शागल बैठा हुआ था। वो लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर अपने साथ ले आया था। उसने अपनी साइड सीट पर रख दिया था। बस हेलीकॉप्टर में ट्रांसमीटर मौजूद है, फिर आप ये ट्रांसमीटर साथ क्यों लेकर आए हैं? अपनी सीट पर बैठे हुए अजीत ने कहा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैंने बाकी सारी उम्र हेलीकॉप्टर में ही गुजारनी है? नॉनसेंस। शागल ने उसी लहजे में कहा तो अजीत बेख्तियार सहम गया, जबकि उसके अकब में बैठे हुए मुसल्लह अफराद बेख्तियार मुस्कुरा दिए। कितनी देर का सफर है? शागल ने पायलट से मुखातिब होकर कहा। जनाब सिर्फ 1 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। पायलट ने मोतबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा और शागल ने इस बात में सर हिला दिया। हेलीकॉप्टर काफ़ी बुलंदी पर उड़ रहा था, उसकी रफ्तार भी काफ़ी तेज़ थी, लेकिन चूंकि उन्होंने एक लंबा चक्कर काट कर जाना था ताकि बसराम पहाड़ी पर मौजूद कर्नल मोहन के आदमियों को इस हेलीकॉप्टर के बारे में मालूम ना हो सके, इसलिए उन्हें 1 घंटा लग सकता था। फिर वाकई 1 घंटे की परवास के बाद हेलीकॉप्टर एक गाँव की सरहद के करीब एक मस्ता चट्टान पर उतर गया और फिर इससे पहले कि वो नीचे उतरते सीट की साइड पर पड़े हुए इस ट्रांसमीटर से जो शागल साथ लाया था कॉल आनी शुरू हो गई। वो सब चौंक पड़े। शागल ने जल्दी से ट्रांसमीटर उठाकर उसे अपने घुटनों पर रख लिया। हेलीकॉप्टर का इंजन काफ़ी देर पहले बंद हो चुका था और बंद हेलीकॉप्टर होने की वजह से बाहर घूमने वाले पंखे की आवाज़ आना सुनाई ना दे रही थी। वैसे भी इंजन बंद हो जाने की वजह से पंखा बहुत आहिस्ता घूम रहा था। ट्रांसमीटर पर शागल की महसूस फ्रिक्वेंसी एडजस्ट थी। ये रघुनाथ की कॉल इतनी जल्दी क्यों आ गई? क्या हुआ? शागल ने ट्रांसमीटर उठाते हुए इंतहाई परेशान से लहजे में कहा। इसके साथ ही उसने बटन दबा दिया। हेलो हेलो कर्नल मोहन कॉलिंग ओवर। बटन ऑन होते ही ट्रांसमीटर से कर्नल मोहन की आवाज़ सुनाई दी और शागल के साथ साथ अजीत भी बेख्तियार चौंक पड़ा। ये शागल अटेंडिंग यू, क्या बात है, क्यों कॉल की है? और शागल ने लाशौरी तौर पर हैरत से चीखते हुए कहा कि तुम्हें कॉल करना कोई जुर्म है? ओवर। इस पर कर्नल मोहन के लहजे में नाखुशगवारी थी। और नहीं कर्नल मोहन, मैं तो हैरत की वजह से पूछ रहा था। ओवर। इस पर शागल ने नर्म लहजे में कहा और फिर इन दोनों के दरमियान बातचीत होती रही। जब गुफ्तगू खत्म हो गई तो शागल ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। ये इस कर्नल मोहन की कॉल तो बता रही है कि वो इमरान और उसके साथी नहीं हो सकते जिन्हें उसने पकड़ा है। शागल ने होंठ से बातें हुए कदर मायूसाना लहजे में कहा। ये इस बात कर्नल मोहन अगर इमरान और उसके साथियों को पकड़ लेता तो यकीनन उसका लहजा कुछ और होता। लेकिन अजीत ने कदर सहमे हुए लहजे में कहा, लेकिन कुछ नहीं। हाँ, तुम्हारी वजह से मैं बस अहमकों की तरह यहाँ के लिए दौड़ पड़ा। चलो वापस। नॉनसेंस। शागल ने उसी लहजे में कहा। ये इस बात अजीत ने जल्दी से कहा। चलो तुम वापस चलो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? शागल ने पायलट से मुखातिब होकर गुस्सीले लहजे में कहा। ये सर, पायलट ने बुखलाए हुए अंदाज में कहा और दोबारा हेलीकॉप्टर का इंजन स्टार्ट कर दिया। चंद लम्हों बाद हेलीकॉप्टर एक बार फिर फिजा में बुलंद हो गया। इस अपने अहमक आदमी को कॉल करो, उसने अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं दी? शागल ने मुड़कर अजीत से मुखातिब होकर कहा, मैंने उसे सिर्फ सिंगल फेस ट्रांसमीटर दिया है जनाब, ताकि कॉल कर्नल मोहन के आदमी चेक ना कर सकें। वो खुद ही कॉल करेगा, मैं उसे कॉल नहीं कर सकता, सिर्फ उसकी कॉल रिसीव कर सकता हूँ।
अजीत ने सहमे हुए लहजे में जवाब देते हुए कहा और शागल हंकार भरते हुए दोबारा सीधा हो गया। हेलीकॉप्टर एक बार फिर पहले वाले रोड पर उड़ता हुआ वापस इसी तरफ को जा रहा था जिधर से आया था। फिर अभी उन्होंने आधा सफर ही तय किया था कि अजीत की जेब से टूटू की आवाज़ें निकलने लगी और अजीत के साथ साथ शागल भी चौंक पड़ा। मेरे आदमी की कॉल आ गई है जनाब। अजीत ने जेब से एक छोटा सा मुस्ततील डिब्बा बाहर निकालते हुए कहा। हेलीकॉप्टर को फिजा में मौलक कर दो, शागल ने पायलट से कहा और पायलट उसके हुक्म की तामील में लग गया। अजीत ने डिब्बे के कोने में लगा हुआ बटन दबा दिया। हेलो हेलो एएस कॉलिंग। डिब्बे में से एक मर्दाना आवाज़ उभरी। चूंकि ये सिंगल फेस ट्रांसमीटर था इसलिए इसमें बार बार ओवर कहने और बटन दबाने की जरूरत ना थी। यस ए अटेंडिंग यू, क्या रिपोर्ट है? अजीत ने तेज लहजे में कहा। बात हैरत अंगेज रिपोर्ट है। करण मोहन और मानिका ने वाकई इमरान और उसके साथियों को पकड़ा है, मगर दूसरी तरफ से कहा गया तो शागल जो पीछे मुड़कर बातचीत सुन रहा था उसने झपट कर रिसीवर अजीत के हाथ से ले लिया। शागल बोल रहा हूँ, क्या कह रहे हो? करण मोहन ने इमरान को पकड़ लिया था। क्या तुम दुरुस्त कह रहे हो? नॉनसेंस, शागल ने उसी से पंगारते हुए लहजे में कहा। बस मैंने जब इस मकान में टेलीव्यू नस्ब किया तो पता चला कि इमरान और उसके साथियों को नीचे तहाने में जंजीरों से जकड़ कर रखा गया है। इस मकान में करण मोहन के दो मुसल्ला आदमी ऊपर एक कमरे में मौजूद थे जबकि करण मोहन और मोनिका नीचे तहाने में थे। इमरान और उसके साथियों के मेकअप साफ हो चुके थे। फिर जनाब अचानक इमरान ने वो जंजीरें खोल दी और करण मोहन और मोनिका दोनों को बेहोश कर दिया। फिर ऊपर जाकर उसने इन दोनों मुसल्ला अफराद को भी खत्म कर दिया। फिर वापस तहाने में आकर उसने अपने साथियों को जंजीरों से आज़ाद कराया और कर्नल मोहन और मानिका दोनों को जंजीरों से जकड़ दिया। इसके बाद कर्नल मोहन से इमरान ने ट्रांसमीटर पर कर्नल दास से कॉल कराई। फिर कर्नल मोहन और मानिका दोनों की हालत में कपड़ा ठोस दिया गया और अली इमरान ने ट्रांसमीटर पर कर्नल मोहन की आवाज़ और लहजे में आपसे बातचीत की जनाब। आपसे बात करने के बाद उसने दोबारा कर्नल मोहन के लहजे में कर्नल दास से बात की। फिर उसने कर्नल मोहन से कहा वह अपने खास आदमी नटोर सिंह और उसके ग्रुप को इस मकान में बुलाए तो वो उससे और मानिका को जिंदा छोड़ देगा। चुनाचे कर्नल मोहन ने कॉल की तो इमरान और उसके साथी कर्नल मोहन और मानिका को वहीं छोड़कर मकान से बाहर आ गए हैं और मैंने उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन ली है। वो अब कर्नल मोहन नटोर सिंह और उसके साथियों के मेकअप में स्क्रैप के जरिए वादी तन्ना में पहुंचकर वहां स्पेशल स्टोर को उड़ाना चाहते हैं। दूसरी तरफ से तफसील बताई गई। ओ इस वक्त वो मकान में मौजूद हैं। शागल ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। यस चीफ। दूसरी तरफ से कहा गया तुम वहीं रुको, हम हेलीकॉप्टर पर आ रहे हैं, इस मकान को ही मिसाइलों से उड़ा देंगे। शागल ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा और इसके साथ उसने रिसीवर का बटन ऑन कर दिया। चलो वापस, वेरी गुड, अब इनका हाथ आसानी से हो जाएगा, हमारे पास मिसाइल है, इस मकान को ही उड़ा देंगे। शागल ने इंतहाई मुसरत भरे अंदाज में चीखते हुए कहा और पायलट ने इस बात में सर हिलाते हुए फिजा में मुल्क हेलीकॉप्टर को आगे बढ़ाया। फिर वापस जाने के लिए उसने चक्कर काटना शुरू कर दिया। बस अगर आप नाराज ना हो तो एक बात करो, अचानक अजीत ने कहा तो शागल चौंक पड़ा। कौन सी बात, जल्दी बताओ, तुम झिझक क्यों रहे हो? क्या मैं पागल हूँ या अहमक हूँ कि तुम्हारी बात समझ ना सकूंगा? शागल ने उसीले लहजे में कहा। बस अगर हमने इस मकान पर मिसाइल फेंकी तो कर्नल मोहन भी अंदर होगा, यकीनन वो भी इमरान और उसके साथियों के साथ हलाक हो जाएगा और चूंकि ये हमारा इलाका नहीं है इसलिए वज़ीर आज़म साहब लामहल इल्ज़ाम आप पर लगा देंगे कि असल में तो कर्नल मोहन ने इमरान और उसके साथियों को पकड़ा था लेकिन आपने मुदाखलत करके इन सबको हलाक कर दिया है। अजीत ने कहा तो शागल बेइख्तियार चौंक पड़ा। ओ वाकई तुम ठीक कह रहे हो, वज़ीर आज़म ने यही कुछ कहना है और मगर फिर अब क्या करें? ठीक है, हम ऊपर से फायरिंग नहीं करते, हम इन्हें अंदर जाकर हला करते हैं, फिर उनकी लाशें ले जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि वो लोग इंतहाई खतरनाक है, उन्हें ज़रा भी शक पड़ गया तो वो चिकनी मछली की तरह हमारे हाथों से फिसल जाएंगी। शागल ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। बासीएस की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान और उसके साथियों ने कर्नल मोहन और उसके आदमी के रूप में इस कदर क्रैक के जरिए वादी तनाव में पूछने की प्लानिंग कर ली है तो क्यों ना हम वहाँ उनके शिकार के लिए, इस तरह सारा क्रेडिट हमें मिल जाएगा। अजीत ने कहा। नहीं, मैं लोगों को इतनी ढील नहीं दे सकता कि ये वहाँ तक पहुँच जाए। ये शैतान है, इनसे कुछ बात नहीं कि पहले ये कर्नल मोहन और उसके साथियों को कोई चक्कर देकर वहाँ पहुँचा दे और जब उन्हें हम पकड़कर मुतमईन हो जाए तो फिर ये अचानक आकर वार कर जाएँ। इस तरह हम दोनों तरफ से दिल खवार हो जाएंगे, बस हम उन्हें यहीं पकड़ेंगे। बस ठीक है, सिर्फ मिसाइल फायर नहीं होंगे, हम अंदर जाकर उनका खात्मा करेंगे। शागल ने तेज लहजे में कहा और अजीत खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर एक बार फिर उसी जगह पर उतर गया जहाँ पहले उतरा था। इस पर शागल और उसके साथी नीचे उतर आए। कहाँ है वो मकान, चलो बताओ, शागल ने कहा। ये इस पास आई है, जीत ने कहा और आगे बढ़ने लगा। हेलीकॉप्टर के पास सिर्फ पायलट को छोड़ दिया गया था। पहाड़ी रास्तों पर तेजी से चलते हुए थोड़ी देर बाद वो एक अलहदा बने हुए मकान के करीब पहुंच गए। मकान बिल्कुल अलहदा बना हुआ था और दूर दूर तक कोई आदमी नजर न आ रहा था। और तुम्हारा आदमी कहाँ होगा? शागल एक चट्टान की ओर से मकान की तरफ देखते हुए कहा और अजीत ने सर हिलाते हुए जेब से एक छोटा सा पिस्तौल निकाला और उसको रूह आसमान की तरफ करके उसने इसका ट्रैगर दबा दिया। स्टिक की आवाज़ के साथ ही एक स्याह रंग का कैप्सूल पिस्तौल की नाल से निकलकर ऊपर फिजा में उड़ता चला गया। काफ़ी बुलंदी पर पहुंचकर वो बगैर किसी आवाज़ के फटा और इसके साथ ही धुआं सा फैलने लगा। चंद लम्हों बाद इस डिब्बे में से एक बार फिर तेज सीटी की आवाज़ निकलने लगी और अजीत ने जल्दी से इसके बटन दबा दिया। हेलो हेलो एएस कॉलिंग। वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी। ए अटेंडिंग यू, कहाँ हो तुम? अजीत ने कहा। मैंने आपका पिस्टल ट्रिंच फायर मार कर लिया है, मैं आपसे शुमाल की तरफ ऊंची चट्टान के पीछे हूँ। 5 फौजियों का ग्रुप अभी अभी मकान में दाखिल हुआ है, वो बसराम पहाड़ी की तरफ से आए थे। एएस ने कहा। ये यकीनन वही नटोर सिंह और इसका ग्रुप होगा। बंदर कितने आदमी हैं? अजीत ने कहा। जनाब 5 तो वली इमरान और उसके साथी हैं, 5 ही फौजी गए हैं, कर्नल मोहन और मानिका उनके अलावा हैं। एक मिनट जनाब। ओ वो इन 5 फौजियों को मार गिराया गया है जनाब, उन्हें बेहोश कर दिया गया है, मैं टी स्क्रीन पर देख रहा हूँ जनाब। दूसरी तरफ से चौंक कर गया। ओके, हम इस मकान पर रेड कर रहे हैं, तुम ख्याल रखना अगर इमरान और उसके साथी निकले तो तुमने हमने गाइड करना है, समझ गए हो? अजीत ने कहा। ये इस पास दूसरी तरफ से एस ने कहा और अजीत ने बटन ऑफ कर दिया। आप क्या हुक्म है बास? अजीत ने मुड़कर शागल से कहा। हुक्म क्या होना है, मैं यहाँ रहूंगा, तुम अपने साथियों समेत इस मकान को घेर लो और फिर जो नजर आए उसे उड़ा दो। शागल ने कहा। फिर क्यों ना बास, हम मिसाइल ही फायर कर दे, बाद में हम कर्नल मोहन और मानिका की लाशें साथ ले जाएंगे और उन्हें रास्ते में कहीं फेंक देंगे। अजीत ने कहा। अहमक हो गए हो, मिसाइल फायरिंग की आवाज़ दूर तक पहुंच जाएगी, तुम्हारे पास बेहोश कर देने वाली गैस के कैप्सूल तो होंगे।
शागल ने होंठ चबाते हुए कहा, ये इस पास है। अजीत ने कहा, तो फिर पहले करीब जाकर उन्हें इस्तेमाल करो, जितने कैप्सूल हो सब फायर कर दो ताकि ये शैतान बेहोश हो जाए। इसके बाद अंदर जाओ और जो भी नजर आए उसे गोलियों से उड़ा दो। इसके बाद मुझे इत्तला दो। शागल ने हताया देते हुए कहा, ऐसी सूरत में आप भी साथ चलें। अजीत ने कहा, शट अप नॉनसेंस, मैं यहाँ तुम्हें कवर करूंगा। तुम्हें नहीं मालूम कि ये अफरीद बेहोश हो जाने के बावजूद भी खतरनाक हो सकते हैं। जाओ फौरन, और जैसा मैंने कहा है वैसे करो। शागल ने कहा और अजीत ने इस बात में सर हिला दिया, फिर अपने साथियों को इशारा करके वो चट्टानों की ओर लेता हुआ मकान की तरफ बढ़ता चला गया। शागल चट्टान की ओर से उन्हें जाता देखता रहा। फिर अजीत और उसके साथी मकान के गिर्द फैल गए। इसके बाद अंदर बेहोश कर देने वाली गैस फायर करना शुरू कर दी गई। काफी देर तक फायरिंग होती रही और चारों तरफ से कैप्सूल निकल कर गिरते रहे। फिर कैप्सूल फायरिंग रोक दी गई। शागल का दिल खुशी की वजह से तेजी से धड़कने लगा। उसे यकीन था कि इस बार इमरान और उसके साथी ना बच सकेंगे। उसके बावजूद वह अब तक वहां नहीं जाना चाहता था जब तक अजीत अंदर जाकर उन्हें हलाक न कर दे। अजीत और उसके साथी बाहर थे क्योंकि बेहोश कर देने वाली गैस अंदर फैली हुई थी। फिर काफी देर बाद अजीत का एक आदमी अंदर दाखिल होता दिखाई दिया। कुछ देर बाद अजीत और उसके साथी भी अंदर चले गए और शागल बेइख्तियार उठकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर बेपनाह तनाव और इश्तियाक था। थोड़ी देर बाद अजीत मकान से बाहर आया तो उसने हाथ उठाकर उंगलियों से विक्ट्री का निशान बनाया तो शागल बेइख्तियार खुशी से उछल पड़ा। इस निशान का मतलब था कि इमरान और उसके साथी मारे जा चुके हैं। वो बेतहाशा अंदाज में मकान की तरफ दौड़ने लगा। इस वक्त उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो वर्ल्ड रेस में हिस्सा ले रहा हो। उसे ये भी परवाह नहीं थी कि किसी भी लम्हे उसका पैर फिसल सकता है और पीछे चढ़ाने से नीचे गिरने की वजह से सारी हड्डियां भी चकनाचूर हो सकती हैं। लेकिन इमरान और उसके साथियों के हलाक होने का वाक़या ही ऐसा था कि उसे इस वक्त किसी चीज़ का भी होश नहीं रहा था। फिर जब वो मकान के पास पहुंचा तो वो बुरी तरह हाँफ रहा था। क्या हुआ कि वो मर गए वो। शागल ने बुरी तरह हाँफते हुए कहा, ये इस पास आइए। जीत ने कहा और तेजी से मकान के खुले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद जब वो अंदर पहुंचा तो उसने एक कमरे में 5 अफराद को मुर्दा हालत में देखा। उसके जिस्म पर गोलियों से छलनी कर दिया गया था। लेकिन वो मुकामी लोग थे, उनके जिस्मों पर फौजी यूनिफॉर्म थी। ये कौन है? इमरान और उसके साथी कहाँ है? शागल ने पागल की तरह इधर उधर देखते हुए कहा, ये इमरान और उसके साथी हैं जनाब, इसने बताया था। ये नटोर सिंह और उसके साथियों का मेकअप कर रहे थे। जीत ने कहा, तो फिर वो नटोर सिंह और उसके साथी कहाँ हैं? वो कर्नल मोहन और उसकी औरत। शागल ने उसी से चीखते हुए कहा, कर्नल मोहन और उसकी औरत नीचे मानी का तहाने में है जनाब। अजीत ने होंठ चबाते हुए कहा, ओ इनमें तो इमरान नहीं है। इमरान के कदोकामत का कोई आदमी भी इनमें नहीं है। सारा मकान चेक करो, अहमक आदमी। शागल ने गुस्से से चीखते हुए कहा, ओ नो बॉस, यहाँ कोई आदमी नहीं है। अजीत ने डरते डरते कहा, क्या क्या कह रही हो? ओ फिर तो वो इमरान और उसके साथी निकल गए। मम मगर मुझे तो वो निकलते नजर नहीं आए। ओ वेरी बैड। वो अपने ऐसे से पूछो, जल्दी करो। शागल ने बुरी तरह चीखते हुए कहा, वो कॉल ही नहीं कर रहा बॉस। अजीत ने कहा, नॉनसेंस अहमक, चलो बाहर, हम खतरे में हैं। चलो, शागल ने चीखते हुए कहा और तेजी से बाहर की तरफ बढ़ा। अजीत और उसके साथी भी उसके पीछे भागे। थोड़ी देर बाद वो सब मकान से बाहर आ चुके थे। जल्दी करो, हमें हेलीकॉप्टर के पास पहुंचना है। जल्दी करो, शागल ने चीखते हुए कहा। फिर पहले की तरह पागलों की तरह दौड़ता हुआ ऊपर चढ़ने लगा। लेकिन इस बार चूंकि चढ़ाई ज्यादा थी इसलिए थोड़ी ही देर बाद वो बुरी तरह हामता हुआ रुक गया। हेलीकॉप्टर यहाँ ले आओ, अब मुझसे भागा नहीं जा सकता। जाओ, इस हेलीकॉप्टर को यहाँ ले आओ, शागल ने रुककर हामते हुए कहा और अजीत ने एक आदमी को भेज दिया। वो खुद भी शागल के साथ ही रुक गया था। बाकी साथी भी रुक गए थे। वो तुम्हारा यस कहाँ है? इसका पता करो। जाओ, शागल ने जाने के ख्याल के तहत कहा तो अजीत ने एक दूसरे आदमी को इस तरफ भेज दिया जिस तरफ का इशारा यस ने बताया था। फिर थोड़ी देर बाद दोनों आदमियों की इकट्ठी वापसी हुई। पब पब पास हेलीकॉप्टर गायब है। पायलट की लाश वहाँ पड़ी मिली है। हेलीकॉप्टर की तरफ से आने वाले ने खौफजदा लहजे में कहा, पब पब पास चट्टान के पीछे यस मुर्दा पड़ा हुआ है। दूसरे आदमी ने कहा और शागल का मुंह हैरत और खौफ की शिद्दत से खुल गया। उसकी आंखें बाहर को निकल आई थी। ये क्या हुआ? ये अब क्या होगा? चंद लम्हे रुकर शागल ने अहमक को किसी अंदाज में कहा, बस अब हम पैदल तो ना जा सकेंगे। वो इमरान और उसके साथ इस हेलीकॉप्टर में हमारे अड्डे पर पहुंच जाएंगे। जीत ने कहा, ओ वो ट्रांसमीटर वो चट्टान के पीछे पड़ा है। आओ मेरे साथ, शागल ने एकलहा चौंकते हुए कहा और एक बार फिर इस चट्टान की तरफ दौड़ पड़ा जहां वो अजीत और उसके साथियों को बेचकर बैठा रहा था। वो ट्रांसमीटर जो वो हेलीकॉप्टर के साथ लेकर आया था और जिस वक्त इसे इमरान और उसके साथियों की हलाकत की इत्तला जीत ने दी थी, इस वक्त वो इस कदर जोश में वहां से भागा कि उसे ट्रांसमीटर का ख्याल ही नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद वो उस चट्टान तक पहुंच के ट्रांसमीटर वहां मौजूद था। शागल ने जल्दी से ट्रांसमीटर उठाया और उस पर रघुनाथ की फ्रीक्वेंसी टेस्ट करके उसने बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो शागल कॉलिंग ओवर। शागल ने चीख चीख कर बटन दबाते हुए कहा, यस बॉस, रघुनाथ बोल रहा हूँ ओवर। ट्रांसमीटर से रघुनाथ की आवाज़ सुनाई दी। रघुनाथ, स्पेशल हेलीकॉप्टर दुश्मनों के कब्जे में चला गया है और वो इस हेलीकॉप्टर पर अड्डे पर पहुंचेंगे। जैसे वो वहाँ पहुंचे तुमने उन्हें फौरी तौर पर हलाक कर देना है, चाहे वो किसी भी मेकअप में हो, चाहे वो मेरे ही मेकअप में क्यों ना हो। समझ गए हो ओवर? शागल ने चीखते हुए कहा, इस पास मैं समझ गया हूँ ओवर। दूसरी तरफ से रघुनाथ ने कहा, और सुनो, अब तुम फौरी तौर पर फ्री टाइप हेलीकॉप्टर को यहाँ बसराम पहाड़ी के पीछे गाँव शेरा के करीब भेज दो। हम वहाँ मौजूद हैं ताकि वो हमें ले जाए। समझ गए हो ओवर? शागल ने कहा, ये पास ओवर। दूसरी तरफ से रघुनाथ ने जवाब दिया। शागल ने एक बार फिर हदायत को दोहराया और फिर ओवर एंड कॉल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। आओ आप वापस चले, हेलीकॉप्टर को आते आते 2 घंटे तो लग ही जाएंगे, शागल ने ढीले लहजे में कहा और अजीत ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान और उसके साथ तेजी से एक सुरंगनुमा तरंग ट्रैक में से गुजरते हुए तेजी से आगे बढ़े चले जा रहे थे। इस वक्त इस मुकामी लिबास और इस पहले वाले मेकअप में ही थे। ये सुरंग इस मकान की खुफिया कमरे से निकलकर पहाड़ी इलाके की तरफ जाती थी और इसका पता नटोर सिंह ने बताया था कि इमरान को सुरंग का इस्तेमाल इसीलिए करना पड़ा था कि सफदर ने अचानक एक इंतहाई ताकतवर टेलीव्यू बटन बरामदे के कोने में पड़ा चेक कर लिया था। इस बटन को देखते ही इमरान चौंक पड़ा था क्योंकि वो उसकी साथ को समझता था। उसकी रेंज काफ़ी दूर तक थी।
और न जाने कहाँ से ना सिर्फ उन्हें देखा जा रहा था बल्कि उनकी गुफ्तगू भी सुनी जा रही थी। इसका मतलब था कि वो खतरे में थे। फिर इस मकान में चूंकि मेकअप का बॉक्स भी नहीं था, इसलिए इमरान ने बाहर आम रास्ते से जाने के बजाय सुरंग के बारे में मालूमात हासिल की। ये चेकिंग कौन लोग कर सकते हैं? अगर ये कर्नल मोहन के आदमी होते तो फिर अब तक मकान पर हमला कर चुके होते और नटोर सिंह भी इस तरह आसानी से कॉल के मुताबिक अंदर ना आ जाता। सफदर ने कहा, यह जरूर कोई दूसरी एजेंसी है, वो खुफिया तौर पर कर्नल मोहन की चेकिंग कर रहे हैं, इसलिए तो मुझे वहाँ से इस तरह निकलना पड़ा है। किसी भी वक्त पूरे मकान पर मिसाइल फायर हो सकते हैं। इमरान ने कहा और उसके साथियों ने इस बात पे सर हिला दिया। अपने शागल की तरह इस कर्नल मोहन को भी जिंदा छोड़ दिया है। सफदर ने कहा, हाँ, सरबराहों को मारकर क्या मिल सकता है, उसकी जगह कोई दूसरा ले लेता। इमरान ने जवाब दिया। सफदर सर हिलाकर खामोश हो गया। फिर थोड़ी देर बाद वो एक कार से बाहर आ गए और 1 मिनट सामने चट्टान के पीछे एक आदमी मौजूद है। इमरान ने बाहर निकलकर इधर उधर देखते हुए कहा, और वो सब चौंक पड़े क्योंकि वाकई एक चट्टान के पीछे एक आदमी एक मशीन समेत मौजूद था। उसका रुख मुखालिफ सम्त में था जहाँ वो मकान था। मकान इमरान चट्टानों की ओर लेता हुआ इसकी तरफ बढ़ता गया। खबरदार, इमरान ने उसके कब में पहुंचकर कहा तो वो आदमी यकलहत उछा और मुड़ने की कोशिश में नीचे गिर गया। फिर उसने उठने की कोशिश की ही थी कि इमरान ने उसकी गर्दन पर पैर रखकर मोड़ दिया और इस आदमी को उठने के लिए सिमटता हुआ जिसम यकलहत एक झटके से सीधा हो गया और उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ता चला गया। इमरान ने पैर को पीछे की तरफ किया। क्या नाम है तुम्हारा, जल्दी बोले, इमरान ने कराते हुए कहा, जो कि जिस जगह वो मौजूद थे वहां से सामने एक ऊंची चट्टान थी, इसीलिए वो देख लिए जाने के खतरे से महफूज थे। रविंदर, रविंदर, मेरा नाम रविंदर है, इस आदमी ने हकलाते हुए कहा। किस एजेंसी से ताल्लुक है? इमरान ने पैर को जरा सी हरकत देते हुए कहा, सीक्रेट सर्विसेज, सीक्रेट सर्विसेज। रविंदर ने गुटे गुटे लहजे में रुक रुक कर कहा, पूरी तफसील बताओ, तुमने टेलीव्यू को इस मकान में लगाया था, पूरी तफसील बताओ, इमरान ने कराते हुए कहा। और रविंदर ने तफसील सुनकर इमरान और उसके साथी बेइख्तियार चौंक पड़े। इसका मतलब था कि वो बाल बाल बचे थे, वरना शागल और उसके साथी बड़े इत्मीनान से उनका खात्मा कर देते। रविंदर ने उन्हें हेलीकॉप्टर के बारे में बताया था, इसलिए इमरान ने जल्दी से पैर को पूरी तरह मोड़ा और रविंदर के जिस्म ने 2 झटके खाए और उसके आंखें ऊपर को चढ़ गई। वो खत्म हो चुका था। ये हेलीकॉप्टर जशेरा गांव के करीब ही होगा। आओ मेरे साथ, हम इस हेलीकॉप्टर की मदद से आसानी से शागल के अड्डे पर पहुंच सकते हैं। आओ जल्दी करो, इमरान ने कहा और इसके साथ ही वो सब इंतहाई तेज रफ्तारी से चट्टानों की ओर लेते हुए जशेरा गांव की तरफ दौड़ते चले गए। फिर वाकई उन्हें दूर से चट्टान के ऊपर बड़ा सा हेलीकॉप्टर नजर आ गया जिसके साथ एक आदमी भी खड़ा था। तनवीर, चक्कर काट कर जाओ और इस आदमी का खात्मा कर दो, जल्दी करो, ये मुसल्ला होगा हयालत ने, इमरान ने कहा। और तनवीर सर हिलाता हुआ तेजी से आगे दौड़ता चला गया जबकि इमरान अपने दूसरे साथियों समेत वहीं रुक गया था। तनवीर चट्टानों की ओट में हो जाने की वजह से उनकी नजरों से ओझल हो गया था। फिर वो अचानक हेलीकॉप्टर के कब से निकलता नजर आया। हेलीकॉप्टर के साथ खड़े आदमी की पुश्त उनकी तरफ थी और चंद लम्हों बाद तनवीर ने उसे चाप ली। इसके साथ इमरान तेजी से आगे बढ़ा और थोड़ी देर पर जब वो हेलीकॉप्टर के पास पहुंचे तो तनवीर इस आदमी को खत्म कर चुका था। इमरान ने हेलीकॉप्टर पर सवार होकर इसका जायजा लिया, फिर अपने साथियों को बुलाने का इशारा किया और फिर खुद पायलट सीट पर बैठ गया। चंद लम्हों बाद हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद हुआ और इमरान उसे तेजी से वापस इसी रूट की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया जिस रूट पर वो जीप के जरिए धीरे सिंह के साथ आए थे। उसके साथ इमरान ने हेलीकॉप्टर में नस ट्रांसमीटर को जनरल फ्रिक्वेंसी पर एडजस्ट कर दिया था ताकि शागल अगर किसी को कॉल करे तो ये कॉल यहाँ भी सुनाई दे सके। फिर थोड़ी देर बाद वाकई ये कॉल रिसीव होनी शुरू हो गई। कॉल शागल ही कर रहा था और उसका मुखातिब कोई रघुनाथ ही था। जब कॉल खत्म हुई तो इमरान ने एक लंबा सांस लिया और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। अब शागल के अड्डे पर जाने का कोई फायदा नहीं है। अब हमें वापस जाकर इस दूसरे हेलीकॉप्टर के पहुंचने से पहले शागल और उसके साथियों पर काबू पाना होगा। असल मसला यह है कि हमारे पास मेकअप बॉक्स नहीं है, इमरान ने होड़ जमाते हुए कहा और हेलीकॉप्टर को वापस मोड़ना शुरू कर दिया। शागल से अब हतमी तौर पर स्पेशल स्टोर के बारे में पूछगिछ की जा सकती है। इसके बाद हम इस क्रैक के जरिए वादी तनाम तक पहुंचकर ऑपरेशन कर सकते हैं, सफदर ने कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान ने हेलीकॉप्टर वाली पहली जगह पर दोबारा उतार दिया। हेलीकॉप्टर के साथ खड़े हुए आदमी की लाश अभी तक वहीं पड़ी हुई थी। शागल और उसके साथ यकीनन मकान के अंदर होंगे, हमें चक्कर काट कर जाना होगा, इमरान ने हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते हुए कहा और इसके साथ भी नीचे उतरे और एक बार फिर वो इस मकान की तरफ बढ़ते चले गए। इस बार इमरान की हिदायत पर वो फैलकर चारों तरफ से मकान की तरफ बढ़ रहे थे ताकि अगर शागल और उसके साथी मकान से बाहर मौजूद हों तो उन्हें चेक किया जा सके। लेकिन मकान तक पहुंचने के बावजूद शागल और उसके साथी उन्हें कहीं नजर न आए तो जेबों से मशीन पिस्टल निकालकर वो सब रेड करने के अंदाज में मकान के अंदर दाखिल हो गए। लेकिन अंदर जाकर उन्हें हैरत का एक और झटका लगा क्योंकि मकान हाल ही पड़ा हुआ था। वहाँ शागल और उसके साथी मौजूद नहीं थे, अलबत्ता नटोर सिंह और उसके साथी पड़े हुए थे, लेकिन अब उनके जिस्म गोलियों से चलनी हो चुके थे। यूँ लगता था लाशों पर किसी ने जानबूझकर गोलियां चलाई हों। इमरान तेजी से तहाने की तरफ बढ़ा और उसके साथी भी उसके पीछे वहां पहुंचे। अंदर कर्नल मोहन और मोनिका से तरह बंधे हुए लेकिन बेहोश नजर आ रहे थे। फिर इससे पहले कि वो कोई बात कर दे अचानक उनके सरों पर इंतहाई खौफनाक धमाके होते सुनाई दिए। दूसरे लम्हे तहाने की छत इसके ऊपर वाले कमरे की छत होलनाक धमाकों के साथ इनके ऊपर आ गिरी और इमरान को एक लम्हे के लिए महसूस हुआ जैसे वो हजारों फुट गहरे कुएं में गिरता चला जा रहा हो। उसके कानों में अपने साथियों की चीखों की आवाज़ें सुनाई दी और इसके साथ ही सब कुछ जैसे फना होकर रह गया हो। सब कुछ गहरी तारीकी में डूब चुका था। मादाम इस बार तो अजीबोगरीब मिशन बनकर रह गया है। ये इमरान और उसके साथियों के इंतजार में 4-5 एजेंसियां बैक वक्त काम कर रही हैं, लेकिन इमरान और उसके साथी न जाने कहाँ हैं। कुर्सी पर बैठी हुई काशी ने साथ वाली कुर्सी पर मौजूद मादाम रेखा से बात करते हुए कहा। वो दोनों इस वक्त एक हटनुमा कमरे में मौजूद थी। ये हट पहाड़ी पर बना हुआ था। इस पहाड़ी पर जिसकी दूसरी तरफ वादी तन्नाम थी और इस जनूबी पहाड़ी का 4 पावर एजेंसी के पास था। हाँ, मैंने इसीलिए तो स्टोर वाली पहाड़ी के एक भी हिस्से में अपने आदमी को पहुंचा दिया है क्योंकि अगर इमरान और उसके साथी इस वादी तन्नाम में आए तो इसी रास्ते से आएंगे और मैं चाहती हूँ कि इससे पहले कि वो शागल और उसके आदमी तक पहुंचे हमें इत्तला मिल जाए। मैं चाहती हूँ कि इन सब एजेंसियों के मुकाबले पर मैदान पावर एजेंसी के हाथ में रहे। लेकिन अभी तक इमरान और उसके साथियों के बारे में किसी इत्तला न मिलने का तो यही मतलब हो सकता है कि वो लोग इस पर वाकई धोखा खा गए हैं और नकली स्टोर को तबाह करके मुतमईन होकर वापस चले गए हैं, रेखा ने जवाब देते हुए कहा। फिर इससे पहले कि काशी की मजीद कोई बात करती
साथ ही मौजूद मेज़ पर रखे हुए ट्रांसमीटर से कॉल आनी शुरू हो गई। रेखा और काशी दोनों बेख्तियार चौंक पड़ी। मदाम रेखा ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर को अपने पास किया और फिर इसका बटन दबा दिया। हेलो हेलो, नात कॉलिंग मदाम ओवर, एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी और मदाम रेखा बेख्तियार उछल पड़ी। और ये नात तो ब्लैक फॉरेस्ट में हमारा मुखबिर है और फिर ये कोई हम इत्तला होगी, मदाम रेखा ने बड़बड़ाते हुए कहा और इसके साथ उसने ट्रांसमीटर का वॉइस बटन दबा दिया। जिस मदाम रेखा टेनिंग यू ओवर, मदाम रेखा के लहजे में हैरत थी। मदाम रेखा हमें इत्तला है, कर्नल मोहन ने काफिरिस्तान से अपनी गर्लफ्रेंड कैप्टन मानिका को अपने पास बुला लिया है और कैप्टन मानिका ने इमरान और उसके साथियों को पकड़ने के लिए एक जाल फेंका और इमरान और उसके साथ इस जाल में फंस चुके हैं। और दूसरी तरफ से नात की आवाज़ सुनाई दी और मदाम रेखा का चेहरा बुझ गया। काशी के चेहरे पर भी हैरत थी। क्या क्या कह रहे हो, तफसील बताओ ओवर, मदाम रेखा ने हैरत के बल चीखते हुए कहा और नात ने मानिका और नटोर सिंह की जन्म फ्रिक्वेंसी पर की जाने वाली कॉल और इसमें बताई जाने वाली क्रैक की तफसील, फिर इमरान मशीन से इमरान और उसके साथियों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू के साथ साथ मानिका की तरफ से स्क्रैक में की जाने वाले तमाम इंतजाम के बारे में बता दिया। ओ वेरी सैड, इसका मतलब है कि एक बार फिर बाजी कर्नल मोहन के हाथ लगेगी। वेरी सैड, अब मौजूदा सूरत हाल क्या है, क्या अब इमरान और उसके साथी वहाँ नहीं पहुंचे ओवर, मदाम रेखा ने कहा। और नहीं मदाम, दरअसल मैं जिस ट्रांसमीटर पर बात कर रहा हूँ ये इंचार्ज की तहवील में था, इसलिए मैं कॉल ना कर सका था क्योंकि दूसरे ट्रांसमीटर से कॉल कैच हो जाने का खतरा था। इमरान और उसके साथी जाल में फंस चुके हैं और कर्नल मोहन और मानिका ने नटोर सिंह और उसके ग्रुप की मदद से उन्हें जशीरा गांव से कुछ दूर पहाड़ियों में बने हुए लहता मकान में पहुंचा दिया है। अब वो वहां खुद गए हैं। कर्नल मोहन का ख्याल था कि पहले वो इमरान और उसके साथियों की मुकम्मल तौर पर शनाख्त करेगा, इसके बाद वज़ीर आज़म साहब को इत्तला दी जाएगी। अभी वो अभी रवाना हुए हैं, चूँकि कर्नल मोहन ने इंचार्ज को कुछ हिदायत देनी थी, इसलिए वो उसे साथ ले गया है और मैं मौका मिलते ही कॉल कर रहा हूँ ओवर, नात ने कहा। और फिर तो अब मजीद कुछ करना ही फजूल है, जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे वो इन्हें हला करके वज़ीर आज़म को इत्तला भी दे चुका होगा। ओके, अब क्या किया जा सकता है ओवर एंड ऑल, रेखा ने कतरे मायूसाना लहजे में कहा और इसके साथ ही ट्रांसमीटर ऑफ कर दी। इसका मतलब है कि मिशन खत्म। काशी ने भी मुंह बनाते हुए कहा, हाँ कर्नल मोहन पर वाकई किस्मत मेहरबान दिखाई दे रही है, रेखा ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा और फिर बड़ी मायूसी कालम में कुर्सी से उठ खड़ी हुई। लेकिन उसी लम्हे ट्रांसमीटर एक बार फिर कॉल देने लगा तो रेखा चौंक पड़ी। अब किसकी कॉल आ गई, रेखा ने हैरत भरे लहजे में कहा और हाथ बढ़ाकर उसने ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो हेलो, रघुपत कॉलिंग मदाम ओवर, एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी और मदाम रेखा एक बार फिर उछल पड़ी। शागल के ग्रुप का मुखबिर, रेखा ने तेज लहजे में कहा और साथ ही उसने ट्रांसमीटर का वॉइस बटन ऑन कर दिया। यस रेखा टेनिंग यू ओवर, रेखा ने तेज लहजे में कहा। मदाम ने कहा हमें तला देनी है। चीफ शागल अपने असिस्टेंट अजीत और इसके चंद मुसल आदमियों के साथ अपने स्पेशल हेलीकॉप्टर में बसराम पहाड़ी के कब में वाकई जशीरा गांव की तरफ गए हैं। वहां कर्नल मोहन ने इमरान और उसके साथियों को पकड़ा है और चीफ शागल उन्हें कर्नल मोहन से छीन कर अपने तहवील में लेना चाहते हैं। ओवर दूसरी तरफ से कहा कि तो मदाम रेखा के चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात उभर आए। तुम्हें कैसे पता चला कि शागल ने बताया है ओवर, मदाम रेखा ने कहा। नहीं मदाम, मैं ट्रांसमीटर के कॉल कैचर पर काम करता हूँ। शागल को कर्नल मोहन के ग्रुप में मौजूद उसके खास मुखबिर ने इत्तला दी है ओवर। रघुपत ने वही तफसील दोहरा दी जो इससे पहले नात बता चुका था, और लेकिन वो किस तरह इसे छीनेगा वो कर्नल मोहन तो वज़ीर आज़म को इत्तला दे चुका होगा ओवर, मदाम रेखा ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा।